अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मॉक टेस्ट डी आंसर डिस्कशन करेंगे, फास्ट करेंगे इस सीरीज को, क्योंकि कल मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया था टेलीग्राम पे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई होप कि आपने कर लिया होगा और अपना स्कोर आप शेयर कर देना। Question number 1, which of the following is not correct with reference to modal auxiliary verbs, and options are here. Yes, tell me your answer. Yes, क्लियर है ना? ऑडियो एंड वीडियो ठीक है। चलो बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है कि इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब्स, ऐसा तो है ना? तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही हो जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स के रूप में यूज नहीं होती हैं। कौन सी होती है? टाइप करो कमेंट बॉक्स में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन V1, V2, V3, ING और SES फॉर्म। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस। क्या ये ठीक है? या ऑक्सिलरी वर्ब्स ought and used always precede infinitive to, yes, और to use to, है ना? राइट आंसर सी इसमें करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, लाइक कैन, कुड, शुड। तो ये अपने जो सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होती। तो आंसर विल बी सी। जैसे देखो, आई कैन लिफ्ट 100 kgs, है ना? तो इसको यहाँ पे आप चेंज थोड़ी कर सकते हो, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेंटेंस चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसमें जो चाइल्डहुड वर्ड है वो बताना है किस टाइप का नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो चाइल्डहुड यानी कि बचपन की बात हुई है, तो ये किस तरह का नाउन होगा यहाँ पर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, जो कि स्टेट और पीरियड को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द सेंटेंस दे हर्ड द रोर ऑफ द लॉयन। तो ये जो रोर है ये किस तरह का नाउन है? यस, बताइए। गिव आंसर इन कमेंट बॉक्स, किस तरह का नाउन ये है? मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव या कॉमन नाउन? तो रोर एक साउंड है, ठीक है, जो कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करती है। सो योर आंसर इज कॉमन नाउन। रोर इज अ जनरल नेम ऑफ साउंड। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर? Possessive pronoun can be used as the object of a verb, या can be used as the object of the verb. Possessive pronoun can be used as the subject of the verb, या possessive pronouns are used before nouns. Which one you choose? Choose your correct answer. तो possessive pronoun के context में है, क्या इनका use as the object of a verb किया जा सकता है? पॉजेसिव प्रोनाउन होते कौन से हैं, पहले तो वही आपको पता होना चाहिए। पॉजेसिव प्रोनाउन एक होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, एक होते हैं पॉजेसिव डिटर्मिनर या पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आप इनको बोलते हो। ठीक है, तो इसमें जो इनकरेक्ट होगा, नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, वो आपको चूज करना है। कौन से होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन? अगर आपको पता है तो लिख दो। जैसे माइन हो गया, है ना? तो यूज्ड बिफोर नाउन्स, आंसर नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। देख लेते हैं एक बार। पॉजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जैसे आई प्रीफर योर हेल्प ओवर हर्स। ठीक है, तो ये हर्स क्या है? इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज किया जा सकता है, जैसे ही हैज ब्रॉट माई ड्रेसेस एज वेल एज योर्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड कैन बी यूज्ड द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जैसे योर्स इज अ ब्यूटीफुल नेम। ठीक है, एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब तो इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन नाउन से पहले इसको यूज नहीं कर सकते, इसके साथ नाउन नहीं आएगा। ठीक है, तो 4th नंबर इनकरेक्ट होगा, योर्स इज अ ब्यूटीफुल नेम।
पॉजेसिव प्रोनाउन आर नॉट यूज्ड बिफोर नाउन्स, जैसे अवर स्कूल वाज क्लोज्ड ड्यू टू हैवी रेन्स, तो अवर, ठीक है, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा, अवर्स नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स एंड हुज, ठीक है, ये पॉजेस अनलाइक पॉजेसिव डिटर्मिनर्स या एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे लाइक, माई, आवर, योर, तो पॉजेसिव प्रोनाउन अकेले ही होते हैं, रिप्लेसिंग अ नाउन, उन्हें नाउन की जगह यूज किया जाता है, नाउन से पहले नहीं उनको यूज कर सकते, माइन, अवर्स, योर्स है ना, इनके साथ नाउन का कोई मतलब नहीं, जैसे माइन इज ऑन द बिसाइड टेबल, ठीक है, तो नाउन की नीड नहीं, तो फॉर स्टेटमेंट आपका फोर्थ वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। पॉजिटिव डिटर्मिनर जो है वो नाउन से पहले आते हैं, जैसे माई, अवर, योर, एग्जाम्पल से समझो, दैट इज माई बुक, है ना, दैट इज माई बुक, तो ये क्या है, पॉजिटिव डिटर्मिनर या पॉजिटिव एडजेक्टिव आप इसको बोलोगे तो ये नाउन से पहले आया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अ कलेक्टिव नाउन कैन टेक बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट आइडियाज, क्वालिटीज और स्टेट्स, मटेरियल नाउन्स जनरली टेक प्लूरल फॉर्म्स, या प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक चल रही है यहाँ पे स्ट्रीम। अ कलेक्टिव नाउन कैन टेक बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डिनोट आइडियाज, क्वालिटीज और स्टेट्स, यस, अभी हमने रीड भी किया ना, जैसे चाइल्डहुड हो गया, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, तो ये आइडियाज, क्वालिटीज और स्टेट्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। मटेरियल नाउन्स जनरली टेक प्लूरल फॉर्म्स, ऐसा तो कुछ नहीं होता, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ये भी सही है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी चूज किया ना आपने, जैसे मटेरियल नाउन्स हैं गोल्ड, वाटर, आयरन, ठीक है, ये अनकाउंटेबल होते हैं and do not usually take plural forms, okay? Which of the following is not true about preposition, इनमें से आपको preposition के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। Prepositions link noun pronoun to other words, a preposition is always followed by a noun or pronoun, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला बताओ, फर्स्ट वाला सही है, preposition link nouns pronouns to other words, a sentence can end with a preposition in informal English, या preposition may be used as main verbs, कौन सा इनकरेक्ट होगा, यही डी वाला है ना, एज अ मेन वर्ब्स थोड़ी उनको यूज करते हैं preposition, तो preposition link noun pronoun to other words बिल्कुल सही है। preposition is always followed by a noun or pronoun, ठीक है, ये तीनों ही यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, डी ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट हियर। इन, ऑन, अंडर, विद, है ना, इनको मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब थोड़ी आप चूज करोगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, वेरी गुड मॉर्निंग सूर्या, ट्रू अबाउट प्रोनाउंस, प्रोनाउन के बारे में आपको चूज करना है। पर्सनल प्रोनाउन कैन बी इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड विदाउट एंटीसीडेंट्स, या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैन नॉट फंक्शन एज सब्जेक्ट, ठीक है, ट्रू, ट्रू चूज करना है, जो बात सही है प्रोनाउंस के कॉन्टेक्स्ट में। पॉजेसिव प्रोनाउन आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन्स, तो यही इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, वो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों केस में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें प्रोनाउन के बारे में ये भी सही है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं, ठीक है, मैंने बताया तो था पॉजेसिव डिटर्मिनर होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन्स, जैसे माई बुक, है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कैन नॉट फंक्शन, कर सकते हैं ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कौन से होते हैं लिखना जरा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं एग्जाम्पल के लिए लिखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड विदाउट एंटीसीडेंट, ये भी गलत हो गया, है ना। देखो, पर्सनल प्रोनाउन लाइक आई, मी, ही, हिम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, और रिफ्लेक्सिव को भी एंटीसीडेंट की जरूरत होती है, विदाउट एंटीसीडेंट हम इनको यूज नहीं कर सकते। कौन से होते हैं रिफ्लेक्सिव, लाइक माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन लाइक माइन, योर्स, ये तो अकेले आते हैं, इनको किसी नाउन की जरूरत नहीं होती, अभी समझाना हमने ये बात, ठीक है, तो इसको आप देख लेना। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट,
बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, थोड़े लेंथी है बट इस तरह के क्वेश्चंस हाउ यू डील, ठीक है। हाँ ठीक है। डायरेक्ट द बॉय, गुड मॉर्निंग मीना, सती वृंदा, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो द बॉय सेड टू हिज फादर, आई हैव बीन स्टडिंग सिंसियरली फॉर द लास्ट 3 months बट आई एम स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे डील करोगे? ग्रामर के क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लेंगे, उनको आपको डील करना आना चाहिए। एलिमिनेशन थ्योरी आप अप्लाई करो, तो आपको पता है सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। पहले तो यही देख लो, फर्स्ट सेंटेंस देखो, द बॉय टोल्ड हिज फादर, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। द बॉय टोल्ड हिज फादर, इसमें भी ठीक है, सेड आया है तो इसको आप यहाँ पे कट कर लो, ठीक है। द बॉय टोल्ड टू आ गया ना, तो ये भी यहाँ पे कट हो जाता है। अब आपके पास दो सेंटेंस है, इनमें से चूज करना है। अब देखो यहाँ पे आई हैव बीन, अब ये वाला देखो क्या होना चाहिए, हैव बीन यानी कि हैड बीन में चेंज होना चाहिए। तो इसमें है ही दैट ही हैड बीन स्टडिंग सिंसियरली, इसमें चलो ही हैज बीन हो गया, तो ये भी कट हो जाता है। तो आंसर आप विल बी ए, ए मार्क करोगे, है ना। ना लेंथी क्वेश्चन पढ़ने की नीड तो नहीं पड़ी, ठीक है। तो आप इसमें ये मार्क करोगे, आगे भी चेक कर लो, सिंसियरली फॉर द लास्ट 3 months बट ही वॉज स्टिल, आई एम स्टिल है, ठीक है, प्रेजेंट में पास्ट में चेंज हो जाएगा, बट ही वॉज स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो ए विल बी करेक्ट हियर, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो ए आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैव बीन स्टडिंग है तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा, है ना। चलो ओके नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो, इसमें भी एलिमिनेशन थ्योरी अप्लाई करो। द ट्रेवलर सेड व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, इसे तो आप ही सॉल्व करोगे, एक बार रीड, ठीक है। ओके ओके, हाँ ए ऑप्शन ठीक होगा। 8 का बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 का आप बताएंगे। आपने इसको सॉल्व किया होगा ना, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है ये क्वेश्चन पेपर, से पहले से सॉल्व कर लिया करो, है ना, सैटरडे में। फिर यहाँ पे सैटरडे में आंसर डिस्कशन होते हैं, फ्राइडे में इसको सॉल्व कर लिया करो। ओके, तो एलिमिनेशन थ्योरी अप्लाई अगेन। द ट्रैवलर सेड, ठीक है, सेड है तो एज इट इज रहेगा। व्हेन आई रीच द स्टेशन, व्हेन कंडीशन से स्टार्ट है, ठीक है। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट एंड आई हैड टू वेट फॉर टू, अब देखो यहाँ पे हैड ऑलरेडी लेफ्ट यानी कि परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट एज इट इज रहता है, उसको हम चेंज नहीं करते। तो अब देख लो अपना कौन सा सही होगा। इसमें चलो सी वाले ऑप्शन में द ट्रेवलर टोल्ड, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में देखो, द ट्रेवलर सेड दैट व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन चूज करोगे या व्हेन ही हैड रीच, ये पास्ट वाला पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा या फिर पास्ट में ही रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया क्वेश्चन नंबर 8 का? देखो ये व्हेन, मैंने अभी आपको यहाँ पे हिंट दिया ना, ये व्हेन, व्हेन क्या है, कंडीशन है। व्हेन आई रीच द स्टेशन, ये जिस भी क्लोज में होगा ना, जिस भी सेंटेंस में ये होगा वहां पे हम पास्ट ही रखेंगे एज इट इज। व्हेन आई रीच द स्टेशन, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट है। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। फिर आगे भी देख लो, एंड ही हैड टू वेट, हैड टू वेट, क्वेश्चन पढ़ो, एंड आई हैड टू वेट, तो ये हैड एक्स्ट्रा भी तो है इसमें, आगे भी पढ़ लो, ये तो अपने आप ही यहाँ पे रोंग हो जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर से देखो, द ट्रेवलर सेड दैट व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी कि ये वाला जो ये वाला टेंस है, ये वाला देखो, ये तो पहले ही पास्ट ऑफ द पास्ट की बात कर रहा है ना, तो ये जब हम इनडायरेक्ट इसको चेंज करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा आपका ए, करेक्ट। पास्ट परफेक्ट हेड लेफ्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, और पास्ट सिंपल जो रीच्ड है, ठीक है, वो भी क्या रहेगा, पास्ट में रहेगा, हैड टू वेट हो जाएगा, ठीक है, ये मॉडल वर्ब से हैड टू रहेगा। ओके, इसे करो। एक्शन थ्योरी आस्क द मिनिस्टर, जर्नलिस्ट ने मिनिस्टर से पूछा, व्हाई डिड योर गवर्नमेंट फेल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन डिस्पाइट प्रोमिसिंग द पीपल बेटर इकोनॉमिक मैनेज। इतना सारा रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना मेन मेन जो सेंटेंस है वो देखो, ठीक है। द जर्नलिस्ट आस्क द मिनिस्टर, भाई एलिमिनेशन थ्योरी अप्लाई करो पहले। जर्नलिस्ट आस्क द मिनिस्टर, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। जर्नलिस्ट क्वेश्चन द मिनिस्टर, ये नहीं होगा क्योंकि ये देखो क्वेश्चन कर दिया, लेकिन लास्ट में इस तरह से क्वेश्चन मार्क वगैरह कुछ नहीं, इसको यहाँ पे हटा लो। द जर्नलिस्ट आस्क द मिनिस्टर, ओके, व्हाई हिज गवर्नमेंट फेल्ड टू कंट्रोल, यहाँ पे क्या है, डिड है, ठीक है। बताओ कैसे चेंज होगा, सिंपल पास्ट है,
हिज गवर्नमेंट फेल टू कंट्रोल होगा, वाई डिड हिज गवर्नमेंट फेल होगा, वाई हिज गवर्नमेंट हैज फेल्ड होगा, या वाई हिज गवर्नमेंट हैड फेल्ड होगा। इनमें से चूज करो। बी तो कट हो गया, बी तो कट हो गया, ये डिड वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, ए सी एंड डी। देखो सिंपल पास्ट किस में चेंज कर दोगे आप? पास्ट परफेक्ट में, तो डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ये भी कट हो गया है ना, एज इट इज थोड़ी रहेगा। और यहाँ पे हैज फेल्ड, ये भी कट हो गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9th का डी। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? डिड फेल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, हैड फेल्ड। बड़े बड़े क्वेश्चन भी इस तरह से एक बार लास्ट में, और ये जो सेंटेंस है ना, एक बार इसको लास्ट में भी चेक कर लिया करो कि कहीं कोई और गड़बड़ तो नहीं है। वैसे इन्होंने यहीं पर ही गड़बड़ कर दिया ना, हैज फेल्ड यहीं पे सिंपल पास्ट में रख दिया, तो ये पास्ट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट है, 9th का डी होगा, डी। ओके, ध्यान रखना। यस सती वृंदा, हाँ ओके मीना, चलो नेक्स्ट। एक्टिव, एक्टिव से पैसिव बनाना है। चूज। द प्रिंसिपल गेव द स्टूडेंट्स अ वार्निंग रिगार्डिंग देयर मिसकंडक्ट इन द असेंबली। देखो कौन सा करेक्ट है, या दो कोई करेक्ट है। अब देखो इसमें द प्रिंसिपल गेव द स्टूडेंट्स, एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम सिर्फ एक चीज याद रखनी चाहिए, जैसा जैसा आपका सेंटेंस पूछा गया है ऐसा ही आपका आंसर होगा, ऐसा ही पैसिव होगा। आपको V3 का ध्यान रखना है। प्लस ये दो तरीके से बन सकता है। देखो अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं तो अ वार्निंग से भी बन सकता है और द स्टूडेंट से भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2 करेक्ट। क्योंकि देखो बस आपको सेंस समझनी है, क्या सेंटेंस की सेंस उसी की तरह से है, यानी कि मीनिंग वही है। द प्रिंसिपल गेव द स्टूडेंट, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को एक वार्निंग दी रिगार्डिंग दियर मिसकंडक्ट, उनके जो वो मिसबिहेव कर रहे थे असेंबली में, उसके रिगार्डिंग उन्होंने स्टूडेंट को क्या दी? एक वार्निंग। तो इसमें दो सब्जेक्ट हैं, द स्टूडेंट्स, अ वार्निंग, नाउन दो है ना, दोनों से बन सकता है। अ वार्निंग वॉज गिवन टू द स्टूडेंट, वार्निंग दी गई स्टूडेंट्स को, किसके द्वारा? प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, जो मिसबिहेव उन्होंने किया था। तो ये वही सेंस है, सेम सेंस है, तो ये करेक्ट होगा। द स्टूडेंट्स वर वार्न्ड, स्टूडेंट्स को वार्न किया गया प्रिंसिपल के द्वारा, जो उन्होंने मिसबिहेव किया था असेंबली में। ठीक है, तो सेम सेंस है, ये भी करेक्ट होगा। ओके, द स्टूडेंट हैड बीन गिवन अ वार्निंग, तो ये तो कोई सेंस नहीं बन रही। द स्टूडेंट हैड बीन गिवन अ वार्निंग, स्टूडेंट ने दी है ना, उनको दी गई वार्निंग बाय द प्रिंसिपल, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 and 2 आर करेक्ट। यस, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। दे विल होल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द इश्यू ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन द विलेज टुमारो, पैसिव बनाना है। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। दे विल होल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द इश्यू ऑफ वाटर, उन्होंने एक मीटिंग हेल्ड की किसको डिस्कस करने के लिए? जो पानी की कमी वहां चल रही थी, स्कार्सिटी इन द विलेज टुमारो। ठीक है, इसको आपको बनाना है। V3 का आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम हम सिर्फ V3 को देखना होगा करेक्ट फॉर्म में, और हमारी जो मीनिंग सेंस है वो करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चन की तरह से। तो मैंने बताया आपको कि अगर नाउन है तो उनका ध्यान रखेंगे। अ मीटिंग से बन जाएगा, एंड द इशू। ठीक है, तो अब इन तीनों को देख लो, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तीनों ही सेंटेंस करेक्ट है। चूज किया आपने, वेरी वेल डन। तीनों ही सेंटेंस इसमें आपके करेक्ट होंगे। अ मीटिंग विल बी हेल्ड टू डिस्कस द इशू ऑफ वाटर स्कार्सिटी, अ मीटिंग विल बी हेल्ड बाय द डैम टू बी, है ना, बी V3 तरह से आप यूज। हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन सॉलिटरी रीपर द पोएट कंपेयर्स हर सॉन्ग टू, फर्स्ट आंसर करना है। सॉलिटरी रीपर में जो पोएट है अपने सॉन्ग को किससे कंपेयर कर रहा है? Skylark, nightingale and cuckoo, ocean waves, wind in the trees. Yes. तो ये इजी है ना। सॉलिटरी रीपर में जो पॉइंट है वो अपने सॉन्ग को नाइटिंगेल एंड कुकू से कंपेयर कर रहे हैं। सॉलिटरी रीपर में है ना, मेलोडियस नाइटिंगेल एंड फार हर्ड कुकू। यस, बी ऑप्शन चूज किया है तो बिल्कुल सही है। यस, वर्ड्सवर्थ विशेस इन हिज सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, क्या विश मांग रहे हैं? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जिसमें वो गेटिंग एंड स्पेंडिंग की बात करते हैं, तो इसमें उन्होंने क्या विश मांगी है? टू बी अ पैगन ऑफ एन आउटवर्न क्रीड, टू बिकम अ हर्मिट, टू एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी अगेन, टू अबेंडन पोइट्री। यस, तो इसमें आपने पढ़ा है ना, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जब आप पढ़ रहे थे तो वर्ड्सवर्थ क्या विश मांगते हैं? जब उन्होंने गेटिंग एंड स्पेंडिंग की बात करी कि मटेरियलिस्टिक थिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है, तो फिर वो क्या बनना चाहते हैं? पैगन बनना चाहते हैं, है ना,
ऑफ एन आउटवर्ड क्रीड, हमने क्लास में भी ये बहुत डिटेल वे में पढ़ा है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। टू बी अ पैगन ऑफ एन आउटवर्ड क्रीड, यस वेरी वेल। डेथ के बारे में और क्या जानना चाहिए, इस तरह की लाइन आपको लूसी ग्रे, VR7, ऑटो ड्यूटी, टिंटर नेवे, देखो हमने प्रीवियस क्लास में, यस टिंटर नेवे इज द राइट आंसर। प्रीवियस ईयर की लाइन है ये, तो ये कैसे रोक रहे हो। अ सिंपल चाइल्ड दैट लाइटली ड्रॉज इट, देखो आपने प्रीवियस क्लास में, हमने जब क्लास डिस्कस की थी तो उसमें एक पोएम हमने रीड की थी VR7, ठीक है, जिसमें जो वो चाइल्ड, जो चिल्ड्रन होते हैं वो 7 सिबलिंग्स होते हैं, जिसमें से अब वो 3 ही बचे हैं, है ना, और जो उनकी बॉडी है उसको वहीं वो बरी कर देते हैं घर के पास ही, तो ये लाइन वहां से है, ठीक है। याद आया, VR7 वर्ड्सवर्थ की फेमस पोयम है, जिसमें जो उसके डेड सिबलिंग्स हैं, ठीक है, वो अभी भी उनको अपनी फैमिली का पार्ट मानती है, ठीक है। हाँ VR7, वेरी वेल जन सूर्या पूजा, ओके, उसी नहीं VR7। शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स, और क्लास में बहुत बार हमने ये डिस्कस भी किया है क्वेश्चन, ठीक है। डॉरोथी, मैरी, लूसी या अ शेफर्डेस, तो शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट किसे बोल रहे हैं, वेरी वेल जन, हाँ ये सभी का ठीक है आपका, ये है मैरी हचिनसन, अपनी वाइफ को बोल रहे हैं वर्ड्सवर्थ, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट व्हेन फर्स्ट शी ग्लीम्ड अपॉन माई साइट, ठीक है। तो रियल कंपेनियन अपनी बता रहे हैं, वेरी गुड बलदेव, सूर्या, मीना, सती वृंदा, ठीक है। मिल्टन्स एरियोपेजिटिका 1644 क्या है ये, एक वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, एपिक है, सोनेट है, प्रोज पैम्फलेट है या पेस्टोरल एलेजी है, तो आपको पता है ना एरियोपेजिटिका क्या है, एक बुक है। हम्म, हाँ ठीक है, एरियोपेजिटिका क्या है, एक बुक है। क्रॉस पैम्फलेट आप इसको बोलोगे, 1644 में ये दिखाई दिया था, अपोजिंग लाइसेंस एंड सेंसरशिप ऑफ बुक्स, मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट कंप्लीटली इन, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, फैक्ट वाइज क्वेश्चन, जो कि उन्होंने अपनी आई साइट कंप्लीटली लॉस्ट कर दी थी, तो किस ईयर में, यस हाँ उनकी वाइफ थी मैरी हचिंस, ठीक है, यस हाँ वेरी वेल डन, ये सभी का ठीक है आपका। 1652 में उन्होंने पूरी तरह से अपनी जो आई साइट थी उसको खो दिया था। मिल्टन्स ऑफ एजुकेशन 1644 वाज एड्रेस्ड टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑफ एजुकेशन जो एरियोपेजिटिका के साथ ही आया था 1644 में, तो ये एड्रेस किया है किसको, हाँ वेरी वेल, ये है सैमुअल हार्टलिब, सी विल बी द राइट आंसर। सैमुअल हार्टलिब को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये ट्रिटाइज ऑफ लिखा है, ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो एक लेटर था, और ये सैमुअल हार्टलिब कौन थे, एक एजुकेशनल रिफॉर्मर थे, ठीक है। मिल्टन्स prose tract द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1649 वाज रिटन टू जस्टिफाई, क्या जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये ट्रैक्ट लिखा था, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, यस 44 ईयर्स, वेरी वेल डन पूजा, यस क्या जस्टिफाई, यस जब चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, और वहां की जो क्राउड है ना, वो वायलेंट हो जाती है, तो उसको शांत करने के लिए, उनको जस्टिफाई करने के लिए उनके एग्जीक्यूशन को, तो तब लिखते हैं द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, ओके। नेक्स्ट, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शेल आउटलिव दिस पावरफुल राइम, कॉर्नेट नंबर आपको बताना है। एंड्रयू मार्वल ने तो उनके वर्क्स को डिक्टेट किया था ना, जो फिर आफ्टर ब्लाइंडनेस फिर वो अपने जो वर्क हैं उनको डिक्टेट कराते थे एंड्रयू मार्वल से, यस। 21 का क्या चूज किया आपने, सोनेट नंबर 55 पे, ठीक है, जिसमें जो पोइट्री है उसको इमोर्टलाइज ब्यूटी अगेंस्ट टाइम डिके, ये भी पूछा जा सकता है कि किस सोनेट की थीम शेक्सपियर ने इमोर्टलाइज ब्यूटी अगेंस्ट टाइम डिके रखी है, ठीक है।
सोनेट नंबर 55, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनेट नंबर 130, एज यू नो, सब जानते हो कौन सा है 130, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, जिसमें वो कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी मिस्ट्रेस की जो भी बॉडी पार्ट्स है उनको। ठीक है, तो ये कैसा एग्जाम्पल है? क्या ये सटायरिकल लव सोनेट है, रिलीजियस सोनेट है, पॉलिटिकल सोनेट है, या ट्रेजिक सोनेट है? इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। बताओ किस तरह का सोनेट है? 55 होगा। हाँ, वो बार बार प्रैक्टिस से होगा मीना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उससे लर्न होंगे ये। और इम्पोर्टेंट करो, पूरे नहीं करने की जरूरत है 154, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो ऑड है ना, एक तो राइम स्कीम वाले ऑड है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे एक सोनेट है उनका सिंस नॉन ब्रास, है ना, 65 नंबर वाला सोनेट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि वो ग्रेजुएशन में भी था, 12th में भी था। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स में, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना 65 सोनेट नंबर को। 130 अब मैंने यहाँ पे पढ़ाया ही है। ठीक है, हाँ, वेरी वेल डन। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सभी ने ए किया होगा ना, इसको रॉन्ग नहीं करना है। सटायरिकल लव सोनेट है ना, जब अपनी जो बिलव्ड है उसको ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, फिर लास्ट में फॉल्स कंपैरिजन उसको बता देते हैं, तो ये सटायरिकल है, सटायरिकल लव सोनेट। यस, सोनेट 29 बिगिंस विद अ टर्न ऑफ। ठीक है, ये हमने अभी किया था जब हम यूपीएलटी की डिटेल्ड क्लासेस मैंने ली हैं, तो ये तो मैंने प्रॉपर वे में आपको पढ़ाया। सोनेट नंबर 29 बिगिंस विद अ टर्न ऑफ, जॉय, एनवी एंड डेस्पेयर, कंटेंटमेंट या ट्रिम। यस, ओके बीना, क्लास में डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस क्लासेस जो आपकी स्टार्ट हो रही है ना टीजीटी की। हाँ, क्लास में डिस्कस करते हैं सभी सोनेट्स, मैं कर भी चुकी हूँ, प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट है शायद आपने मिस कर दिए। ठीक है, 29 कैसे स्टार्ट होती है? एनवी एंड डेस्पेयर से। ठीक है, अपने आप को बहुत ही निराशा में शुरू करते हैं, दूसरों की चीज़ों को देख के बोलते हैं कि उसके पास ये भी है ये भी है, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी बिलव्ड की याद आती है तो फिर वो खुश हो जाते हैं। एनवी एंड डेस्पेयर से स्टार्ट करते हैं, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, है ना। मिस फॉर्च्यून, सोचते हैं कि दुर्भाग्य है मेरा, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी बिलव्ड की याद आती है तो वो खुशी से भर जाते हैं। ओके पूजा, थैंक यू वेरी मच। चूज द सिनोनिम ऑफ वेरासिटी। चूज द सिनोनिम ऑफ वेरासिटी। देखो इस तरह के क्वेश्चन, ये तो पता नहीं है, वो कैप बहुत ब्रॉड होती है, तो जो इंपॉर्टेंट है जितने आपने लर्न किए बस उनको रिवाइज करते रहो। ठीक है, न्यू कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो वेरासिटी है, वेर वेर ना किस उससे बना है, वेर का मीन्स होता है, ये एक रूट वर्ड है और इसका मीन्स होता है ट्रू, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, वेर इसका मीन्स होता है ट्रू, तो सीधी बात है, वेरासिटी मीन्स ट्रूथफुलनेस। ठीक है, राइट आंसर विल बी हियर ए, ध्यान रखना है इसको। एनर वेट सिनोनिम आपको बताना है, एनर वेट। एनर वेट के सिनोनिम्स आपको बताने हैं। यस, वेरी गुड। ये होगा एग्जॉस्ट, एनर वेट यानी कि एक तरह से थक जाना, टायर्ड, है ना। एनर वेट मीन्स होता है टायर्ड, वीकन, एग्जॉस्ट, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, याद रखना इसको। इंटरफेयर के सिनोनिम आपको बताना है। इंटरफेयर, इंटरफेयर करना आप अच्छे से जानते हो, है ना, ये जो कॉन्वर्सेशन है उसमें हम यूज करते हैं इंटरफेयर करना, है ना। तो इसका सिनोनिम क्या, हेल्प, ऑब्जेक्ट, कॉपी या मेडले? इसका तो बता दोगे आप, इजी है, एलिमिनेशन थ्योरी से हो जाएगा। बाकी सबके मीनिंग आपको पता है ना, कॉपी नकल करना, ऑब्जेक्ट कोई थिंग वगैरह, हेल्प सहायता, मेडले मेडले ही होता है इंटरफेयर करना। ठीक है ना, 26 का ए, वेरी गुड, वेरी वेल डन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये वाला आंसर आप ही दोगे। 27, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप ही करेंगे। ठीक है, सर्वेलेंस की स्पेलिंग चूज करनी है आपको, करेक्ट स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग्स की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बेस्ट है। इस तरह के वर्ड्स जो हैं स्पेशली यही पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, वेरी वेल डन। जिसने डी आंसर किया, सर्वेलेंस, SURVEILLANCE, सर्वेलेंस। हाँ, वेरी वेल डन। नेक्स्ट, एन आइडल सोसाइटी मार्क्ड बाय जस्टिस, इक्वलिटी एंड हैप्पीनेस, क्या बोलोगे? ओलिगैर्की, डिस्टोपिया, यूटोपिया, बर्गोइजी, बताओ क्या बोलोगे?
ये ऑलिगरेकी तो गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। डिस्टोपिया वर्ल्ड आप जानते हो है ना, हेल की तरह से होना है ना, जहाँ पे सब कुछ अनप्लेजेंट होता है। तो यहाँ पे जस्टिस, इक्वलिटी एंड हैप्पीनेस की बात हुई है, यानी कि पॉजिटिव वे, पॉजिटिव सोसाइटी। तो योर आंसर इज यस, सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। बर्गोइजी क्या होता है? मिडिल क्लास है ना, तो सी यहाँ पर करेक्ट होगा। यूटोपिया, यूटोपिया यानी कि जस्टिस, इक्वलिटी एंड हैप्पीनेस, यहाँ पर सब कुछ प्लेजेंट हो। एक टर्म हमने पढ़ा था, कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से रिवाइज करते रहो। एक टर्म हमने पढ़ा था यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, जो मैं पीजीटी के कुछ सेशन मैंने कराए हैं तो उसमें पढ़ा था हमने। वो भी सेम ही है, यूटोपिया यानी कि हैप्पीनेस से भरा हुआ, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म ये भी पॉजिटिव वर्ड है, तो ध्यान रखना इसको। हैमलेट मीन्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैमलेट का मीन्स आपको बताना है, पोर्टेंट, डिल्यूजन, रोवर या सेटलमेंट, ठीक है। हैमलेट का मीन्स होता है कि एक ग्रुप ऑफ हाउस, छोटा सा ग्रुप ऑफ हाउस आप बोल सकते हो, या फिर क्लस्टर ऑफ हाउस मीन्स होता है हैमलेट। तो इनमें से कौन सा आप चूज करोगे? क्वेश्चन नंबर 20, 29, 29 का आंसर दीजिए। सेटलमेंट, यस, वेरी वेल डन, सेटलमेंट इज द राइट आंसर, है ना। हैमलेट का मीन्स होता है सेटलमेंट, या फिर आप बोल सकते हो अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ हाउस, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा हैमलेट। यस, वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हमर्शिया इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ, ये इजी क्वेश्चन, ये सभी का ठीक होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन किसी का रॉन्ग नहीं हो। हाँ, ये एरिस्टो थ्योरी है, ट्रेजेडी के कॉन्टेक्स्ट में अरिस्टो ने दी थी अपनी थ्योरी। हेमेर्शिया अरिस्टो की ट्रेजेडी से रिलेटेड है, ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया था ना उन्होंने। इन पोइट्री एंजाममेंट रेफर्स टू, पोइट्री में एंजाममेंट रेफर करता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, या कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन विदाउट अ पोज, या फिर आइडेंटिकल साउंडिंग वर्ड्स एट लाइन एंडिंग, अ पोज इन द मिडिल ऑफ पोइटिक, अ पॉज इन द मिडिल ऑफ अ पोइटिक लाइन्स होता है सीजरा, ठीक है, और द यूज ऑफ आइडेंटिकल साउंडिंग वर्ड्स एट लाइन एंडिंग्स, या रिपीटिशन, ये कॉन्सोनेंट साउंड वाला तो कॉन्सोनेंट्स का एग्जांपल हो गया, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना। एंजाममेंट यानी कि जो एक सेंटेंस होता है जिसमें जो लाइंस हैं वो बिना पोज के नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाती है, उनमें बीच में कोई पोज नहीं होता, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस बियॉन्ड द एंड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने क्या पढ़ा था? पैराडाइज लोस्ट पढ़ी थी ना, जिसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो 16 लाइन्स में, तो उसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है? एंजेममेंट, और दो सेंटेंसेस उसमें टोटल 26 लाइन्स में कंप्लीट, ध्यान रखना। एंजमेंट का यूज पैराडाइज लोस्ट, बेस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इज प्राइमरली यूज टू, सीधा सीधा मीनिंग पूछ लिया गया है, क्या मीनिंग है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 सभी का करेक्ट है, मीना, सतीवृंदा, पूजा। तो अब देखो, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि जो कैरेक्टर की इनर थॉट्स और मेंटल प्रोसेस होती है ना, जो उसके वेकिंग माइंड में जो थॉट्स आते हैं उनको शो करना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। सबसे पहले जो पॉपुलराइज कराने का श्रेय जाता है जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ को। जेम्स जॉयस ने लिखा था यूलिसिस, ठीक है, इसी टेक्निक में लिखा था। वर्जीनिया वुल्फ का नाम भी इसमें आ जाता है। और टर्म किसने कॉइन किया था अगर ये पूछा जाए तो? नाम लिख दो फटाफट, बहुत बार डिस्कस हो चुका है, ठीक है। और एक फॉकनर का वर्क भी है, उन्होंने भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज उस वर्क में किया है, जो कि उन्होंने मैकबेथ के टाइटल, मैकबेथ की पोएम की लाइन से लिया है, ठीक है। तो इसको आप लिख दो फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स फॉइल इन लिटरेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको इसमें से ये चूज करना है कि जो फॉइल कैरेक्टर्स होते हैं आप क्या चूज करोगे, ठीक है,
क्या वो विलेन होते हैं जो हीरो के अपोज होते हैं, या कैरेक्टर हु कॉन्ट्रास्ट विद अनदर टू हाईलाइट ट्रेट्स, या एक ऐसे कैरेक्टर जो दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में होते हैं. यस, वेरी वेल डन विलियम जेम्स. वेरी गुड मीना. विलियम जेम्स. यस, वेल डन अनु. बेस्ट विशेस. ठीक है. साउंड एंड फ्यूरी, मैकबेथ के मैकबेथ का जो वर्क था वहां से लिया था ना उन्होंने अपने नॉवेल का टाइटल साउंड एंड फ्यूरी. तो उसमें भी वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज करते हैं, ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिए. हाँ, वेरी वेल डन. बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. अ कैरेक्टर हु कॉन्ट्रास्ट विद अनदर टू हाईलाइट. एग्जांपल से समझो, जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स हो गए, है ना, और वैगनर, और हैमलेट एंड लेरिट्स. ठीक है, हैमलेट एंड लेरिट्स दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, ध्यान रखना. एंग्री स्टॉर्म, स्माइलिंग फ्लावर्स एग्जाम्पल ऑफ. ये किसके एग्जाम्पल है? क्या मेटाफर है, क्लाइमेक्स है, अल्यूजन है, या पैथेटिक फैलेसी है? गुस्साया हुआ तूफान और हंसते हुए फ्लावर्स. यस, वेरी वेल डन. मेटाफर, इनडायरेक्ट एड्रेसेस, है ना, इनडायरेक्ट एड्रेस किसी भी थिंग को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेस. क्लाइमेक्स यानी कि जब कोई बात बोल रहे हो हम और उसको छोड़ दिया जाए, जैसे आई केम, आई सा, आई कॉन्क्वेड. एल्यूजन, एल्यूजन यानी कि किसी अर्लियर वर्क से उठाया हुआ कोई भी पार्ट, है ना, या हिडन मीनिंग एल्यूजन होता है. और पैथेटिक फैलेसी जो कि पर्सोनिफाइज करे, ठीक है, जो ह्यूमन नेचर है उसको, नेचर डिस्क्राइब्ड विद ह्यूमन इमोशंस. ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा. यस, वेरी वेल डन. पैथेटिक फैलेसी नेचर को ह्यूमन इमोशंस के थ्रू डिस्क्राइब, जैसे स्टॉर्म है, तूफान है ना, गुस्सा, तो ये तो किसकी नेचर है? ह्यूमन की, है ना. यस, एंटोनिम ऑफ विदर. विदर का एंटोनिम आपको बताना है. ठीक है, ये आपने पोएम्स वगैरह में भी ये वर्ड खूब पढ़ा होगा, विदर पूछा जा सकता है. विदर का मीन्स होता है मुरझा जाना, सूख जाना. तो इसका ऑपोजिट आपको बताना था. फाइन, ब्लूम, कार्व या रिवोल्ट. रिवोल्ट तो होता है विद्रोह करना, कार्व यानी कि हल्का सा जो घुमावदार मोड़ होता है. फाइन बिल्कुल अच्छा, और ब्लूम मीन्स खिल जाना. ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा है इसमें? बी, ब्लूम. विदर मीन्स सूख जाना, ब्लूम मीन्स खिल जाना. ठीक है, वेरी वेल डन. द लिटरेरी टर्म डेus ex machina मीन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया है. ठीक है, और ये आपको पता ही होना चाहिए. डेus ex machina इसका मतलब क्या है? क्या किसी हीरो का डाउनफॉल शो किया जाता है, या सडन रिवॉल्यूशन बाय डिवाइन इंटरवेंशन और इम्प्रॉबेबल इवेंट, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, द हीरोज ट्रेजिक फ्लॉ. हीरोज ट्रेजिक फ्लो तो होता है हमर्शिया. ठीक है, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है पेरिपिटिया. डाउनफॉल, द डाउनफॉल ऑफ द हीरो, या अ सडन रिजोल्यूशन बाय डिवाइन इंटरवेंशन. ये तो हो नहीं सकता है ना. डेus ex machina होता है सडन रिजोल्यूशन. दिया किसी ने आंसर? वेरी वेल डन. हाँ, ठीक है, वेरी गुड अनु. बेस्ट विशेस. यस, बहुत फास्ट हो आप लोग. ये देखो, सडन रिजोल्यूशन बाय डिवाइन, इसको एग्जाम्पल से समझना. मतलब जैसे देखो कि कुछ ऐसा चल रहा होता है किसी भी स्टोरी में, और फिर अचानक से, ठीक है, उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए, यानी कि ऐसा फील हो जैसे गॉड ने आके खुद हेल्प की है, तो वो क्या होता है वहां पे? डेus ex machina लिटरेरी टर्म होगा. एंशिएंट प्लेस में जो गॉड्स हैं, ठीक है, जब किसी कैरेक्टर की लोअर स्टेट चल रही होती है तो उसको डिफिकल्टी से बाहर निकालने के लिए आ जाते हैं, रिजॉल्व करने के लिए आ जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर या ऐसे जो प्लॉट है वो डेus ex machina कहलाते हैं. सडन ट्विस्ट जहां आता है, ठीक है, जिनको चमत्कार भी बोल सकते हैं आप. ठीक है, याद रखना, याद रखना इसको. तो आप चमत्कार वगैरह को इंसिडेंस बोल सकते हो. जैसे शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में क्या होता है, जब ड्यूक फ्रेडरिक सडनली रेपेंट्स, है ना, पछतावा उन्हें होने लगता है और वो एक हर्मिट बन जाते हैं. तो ये भी एग्जाम्पल डेus ex machina का है. ठीक है, उनका जो चेंज होता है एकदम से अनएक्सप्लेन्ड है ना, मतलब कोई भी विश्वास नहीं कर पाता ये इस तरह से इतने कैसे चेंज हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने भाई का राज्य हड़प लिया था ना, असर पर थे ना वो. एज यू लाइक इट में पढ़ा है आपने ये प्ले अच्छे से. जॉन मिल्टन पैराडाइज लोस्ट में देख लो, बुक 11-12 में, जब सन ऑफ गॉड इंटरवीन करते हैं,
ठीक है, जो वहां पर ह्यूमन काइंड और रिडेम्पशन हुआ है, उस रूइन को, जो वो रूइन हुआ था उसे रोकने के लिए सन ऑफ गॉड एंट्री करते हैं बुक 11-12 में। तो ये भी एग्जाम्पल है ड्वेस एक्स मशीना, ये पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। इजी क्वेश्चन, फास्ट आंसर करेंगे। यस, डार्कनेस विजिबल, ब्रेव एज अ लॉयन, द एंग्री स्टॉर्म, द हैंड ऑफ फेट। द एंग्री स्टॉर्म तो अभी पढ़ के आई हो ना, पैथेटिक फेलेसी है। ब्रेव एज अ लॉयन सिमली हो गया। डार्कनेस विजिबल, द हैंड ऑफ फेट, बताओ। यस, वेरी वेल डन, है ना। ऑक्सीमोरॉन यानी कि साइड बाय साइड आपको क्या दिखेंगे, ऑपोजिट थिंग दिखेंगी, कॉन्ट्रास्ट में दिखेगा डार्कनेस। वेरी गुड, डार्कनेस विजिबल, टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आपको शो होंगे, है ना, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से। द टर्म स्पूनरिज्म रेफर्स टू, ये इजी टर्म है, ठीक है। स्पूनरिज्म पीजीटी में पूछा जा सकता है। रिवर्सल ऑफ साउंड इन वर्ड्स, exaggerated comparison, play on meaning of words, repetition of consonant sounds। जैसे कोई वर्ड्स वगैरह होते हैं ना, आंसर दिया किसी ने क्वेश्चन नंबर 38 का, वेरी वेल डन, ठीक है। हाँ, जैसे कोई वर्ड्स वगैरह होते हैं ना, रिवर्सल ऑफ साउंड इन वर्ड्स, है ना, जैसे उनको चेंज करके हम बोल देते हैं, तो वो क्या होता है, स्पूनरिज्म, याद रखना, स्पूनरिज्म, स्पून से याद रखना, है ना, स्पूनरिज्म। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए ऑप्शन विल बी करेक्टेड, वेरी वेल डन। हाँ, जैसे इसका जो नाम पड़ा किसके बाद, जब स्पूनर ने इसका यूज किया था, जैसे यू हैव हिस्ड ऑल माई मिस्ट्री लेक्चर्स, हिस्ड, हिस्ड यहाँ पर उन्होंने क्या किया, साउंड चेंज कर दिया, है ना। हिस्ड का मीन्स किससे, मिस्ड से। यू हैव मिस्ड ऑल माई मिस्ट्री लेक्चर, तुमने सारे मिस्ट्री लेक्चर मेरे क्या कर दिए, मिस कर दिए। और मिस्ट्री मीन्स यानी कि हिस्ट्री को बोल दिया मिस्ट्री। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, स्पूनरिज्म। इनका तो नाम ध्यान रहेगा, है ना, स्पूनर से आया है। हाँ ठीक है, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 39, विद सोनेट ओपन विद द लाइन व्हेन इन डिस्ग्रेस, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो बता दोगे आप। व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मैंस आईज, सोनेट 30, 55, 29 या 106। हो जाता है आपका सोनेट नंबर 29, व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मैंस आईज। अभी डिस्कस किया ना ये वाला सोनेट हमने, कि क्या करते हैं, दूसरों को देख देख के कि कितना अच्छा भाग्य है, अपने आप को बहुत ही हीन नीचा समझते हैं, जब उन्हें उनकी बिलव्ड की याद आती है फिर वो जॉय से भर जाते हैं। ठीक है, 29 यही है। वीनस एंड एडोनिस इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी फॉर्म, बताओ। चौसर की कैंटरबरी टेल से है, ओविड मेटामॉर्फोसिस है, वर्जिल एनिड, डांटे डिवाइन कॉमेडी। ये क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है किसी ना किसी वे में, इसमें कितने स्टैंजा है, कितनी लाइंस में ये लिखा गया है, किस तरह का वर्क है ना, किस ईयर में ये आया था, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, बेस्ड ऑन अ स्टोरी फॉर्म। हाँ हो सकता है मीना, माला प्रॉपर्स में भी इसको बोल, वर्ड्स को उल्टा सीधा करके बोलना। ठीक है, यस यस, आपका सही है, बेस्ट विशेस, वेरी गुड। सोनेट नंबर 29 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या दिया आपने, वीनस एंड एडोनिस किससे, किस स्टोरी पर बेस्ड है, ओविड मेटामॉर्फोसिस, वेरी वेल डन। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी नहीं, गलत कर रहे हो आप। ओविड मेटामॉर्फोसिस बेस्ड ऑन अ स्टोरी फॉर्म, ठीक है, किसकी स्टोरी पर बेस्ड है, ओविड के मेटामॉर्फोसिस। विच रोमन हिस्टोरियन अकाउंट इंस्पायर्ड द रेप ऑफ ल्यूक्रीज, इस रोमन हिस्टोरियन के अकाउंट पर से इंस्पायर है रेप ऑफ लिक्रीज, शेक्सपियर की नैरेटिव पोयम है, ठीक है। हाँ, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सभी ने सी लगाया 40 का, इसको पढ़ लेना एक बार जाके अच्छे से, ओविड के मेटामॉर्फोसिस से पर बेस्ड है इनकी स्टोरी, ठीक है। इसमें जो रोमन हिस्टोरियन अकाउंट, रोमन हिस्टोरियन की बात की है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे लिवी, यस लिवी। हाँ, ओविड्स, फेस्टी एंड लिवीज,
ठीक है। लिवीज के रेप ऑफ ल्यूक्रीस यानी कि ट्रेजिक टेल ऑफ ल्यूक्रेशियाज रेप बाय टर्क्विन वाज टेकन फ्रॉम लिवीज हिस्ट्री ऑफ रोम। ये लिवी नाम याद रखना है ना, ये सोर्सेस पूछे जाते रहे ना, तो लिवी का नाम याद रखना। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर फ्रेज अपीयर्स इन विच प्ले, से इजी क्वेश्चन यूज, तो रॉन्ग नहीं करना है और बहुत जल्दी आंसर करना है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी जानते हो, ग्रीन आइड मॉन्स्टर फ्रेज, जिसका मीन्स है जेलेसी। कैरेक्टर नेम लिख देना बस, है ना, यस, कैरेक्टर नेम लिख देना, वेरी वेल डन। यस, सी ऑप्शन, कैरेक्टर नेम आप बता दो। नेक्स्ट, विच प्ले हैज द फेमस स्टेज डायरेक्शन एग्जिट परस्यूड बाय अ बेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मत भूल जाना कि जब मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया तो मैंने इसको सर्च किया, मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट हुआ है, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं ना ग्रेजुएशन वगैरह के, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। फेमस स्टेज डायरेक्शन एग्जिट परस्यूड बाय अ बियर, टेम्पेस्ट में आपको देखने को मिलेगी ये फेमस स्टेज डायरेक्शन, विंटर्स टेल में देखने को मिलेगी, कॉमेडी ऑफ एरर्स या पेरिक्लिस। exit pursued by a bear, yes, very well done, Iago। death of Antigonus after leaving a baby in Bohemia, ठीक है, तो तब ये स्टेज डायरेक्शन आती है एग्जिट परस्यूड बाय अ बियर। क्या होता है इसमें, जो विंटर्स टेल इज द राइट आंसर। विंटर्स टेल में जो एंटीगोनस है उसकी डेथ हो जाती है जब वो अपने बेबी एक बेबी को बोहेमिया में छोड़ देता है, ठीक है। तो ये अनयूजुअल स्टेज डायरेक्शन एक्ट थर्ड में शो होती है, किसके द्वारा डेथ हो जाती है, एक बियर के द्वारा, ठीक है, एक बियर के द्वारा उसकी डेथ हो जाती है, भालू के द्वारा। आंसर किया, वेरी गुड, विंटर्स टेल एग्जिट परस्यूड बाय अ बियर, वेरी गुड। आंसर किया है ये अनु ने, बेस्ट विश, वेरी गुड। विच टू प्लेज आर ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर्स ट्विन प्ले, शेयर योर स्कोर एट द एंड ऑफ द क्लास, कितना स्कोर आपने किया, ठीक है। कौन से टू प्लेज ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर ट्विन प्ले, इज ये हैमलेट मैकबेथ ट्विंस प्लेज हैं, नो, ऐसा तो कुछ नहीं है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड ट्वेल्थ नाइट, इसी में तो ट्विंस देखने को मिलते हैं ना, यस, 44 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। कॉमेडी ऑफ एरर्स में आपको ट्विंस देखने को मिलते हैं, ट्वेल्थ नाइट में भी वॉइला एंड सेबेस्टियन, ठीक है, ठीक है ना, चलिए, वेरी गुड। विच ऑफ द ओनली प्ले वेयर शेक्सपियर इन्वेंट्स अ कंप्लीटली ओरिजिनल प्लॉट, इनमें से बताना है कौन सा शेक्सपियर ने कौन सा प्ले ऐसा इन्वेंट किया जिसमें ओरिजिनल प्लॉट है पूरी तरह से। हाँ, फिर कर दिया रॉन्ग, इतनी जल्दबाजी क्यों है, इतनी जल्दबाजी क्यों। ट्विन प्लेज, क्रोनोलॉजिकल नहीं पूछा है, ट्विन पूछा है, ट्विन। क्रोनोलॉजिकल पूछोगे तो आंसर होगा जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ठीक है। हाँ, लेकिन ट्विन ट्विन प्लेज पूछा है ना जिसमें ट्विन्स है, ठीक है, वेरी वेल डन। हाँ, द टेम्पेस्ट में ओरिजिनल प्लॉट है। Which history play opens with the words now is the winter of our discontent, किस हिस्ट्री प्लेस, कौन सा हिस्ट्री प्ले इन लाइन से स्टार्ट होता है। अब जो विंटर है वो डिसकंटेंट हो गई है, यानी कि जो दुख की घड़ी है वो जा चुकी, यस, एंड राइट आंसर विल बी यस, रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड इन लाइन से ओपन होता है, यानी कि ओपनिंग लाइन है। क्लास में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस क्लास में सभी हिस्ट्री प्लेस को, ओके। Which Shakespearean comedy is based on mistaken identity involving two set of twins? Yes, बताएंगे, okay. Very well done, हाँ, सही है सभी का। क्वेश्चन नंबर 54 तो आपने सभी, ठीक है, ओके, बी ऑप्शन जिसने दिया है 46, वेल डन अनु। 47,
ये सभी का ठीक होना चाहिए। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, वेरी वेल डन, यस। विच सोनेट बाय मिल्टन इज ऑफन टाइटल्ड ऑन हिज ब्लाइंडनेस? जल्दबाजी में रोंग नहीं करना है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, टाइटल्ड सोनेट नंबर 1, सोनेट नंबर 19, सोनेट नंबर 23, सोनेट नंबर 8। बताओ। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये रोमन नंबर्स में इसलिए दे देंगे ना, वहाँ पे रोमन नंबर्स में लिखे होते हैं ये, इसलिए दे देंगे। वहाँ पे टाइम लगेगा ना आपको, तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लेना, रॉन्ग नहीं करना। यहाँ पे मैंने थोड़े डिफरेंट डिफरेंट दिए, वहाँ पे ऐसे भी मिल सकते हैं, जैसे एक्स आई एक्स लिखा हुआ है तो आपको एक्स एक्स देखने को मिल जाएगा, एक्स एक्स आई देखने को मिल जाएगा रॉन्ग कराने को ना। तो एक्स एक्स आई कर दोगे तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, 21 हो जाएगा वो तो, है ना। 19 विल बी द राइट आंसर। सोनेट नंबर 19, यस 48 का, वेरी वेल डन। Milton's sonnet on the late massacre in Piedmont was written in response to persecution of which religious group? ये जो ऑन द लेट मैसेकर इन पायडमेंट था, ठीक है, ये किसके रेस्पॉन्स में लिखा था? कौन से रिलीजियस ग्रुप के रेस्पॉन्स में इन्होंने लिखा था? ठीक है, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल मार्क मत करना, गलत हो जाएगा। ऑन द लेट मैसेकर, मैसेकर यानी कि नरसंहार जो हुआ था, लेट मैसेकर, ठीक है, पायडमेंट में, और इस पर उन्होंने जो सोनेट लिखा था, किस रिलीजियस ग्रुप पर ये बेस्ड? यस, वेरी वेल डन। ठीक है, तो ये किस रिलीजियस ग्रुप पर बेस्ड था? ये था वॉल्डेंसियंस, एक प्रोटेस्टेंट सेक्ट है पायडमेंट में, और ये मैसेकर 1655 में हुए थे। तो मिल्टन ने इस पर सोनेट लिखा था, प्रिया टू गॉड फॉर जस्टिस। वॉल्डेंसियंस थे ये, ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड मीना। और किसने दिया है? मीना ने, वेरी वेल डन। हाँ, 50 का आंसर करो। विच सोनेट बाय मिल्टन बिगिंस विद Methought I saw my late espouse sent? 19 होगा, 8 होगा, 18 होगा, या 23 होगा? बताओ कौन सा सोनेट नंबर होगा? नहीं, प्योरिटन नहीं होगा, प्योरिटन नहीं होगा। हाँ, द वॉल्डेंसियंस, यस। हाँ, ये ठीक है आप सभी का। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, सोनेट नंबर 23। Which sonnet by Milton is subtitle on his 23rd birthday? सोनेट नंबर बताना है जो उन्होंने ऑन हिज 23rd बर्थडे पर लिखा था, उसका सब टाइटल क्या 8 रखा था, 19 रखा था, 7 रखा था, या 23 रखा था? 23rd बर्थडे पर ऐसा सोच के 23rd मत कर देना, आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस सोनेट में मिल्टन क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? अपनी जो यूथ है ना, कितनी जल्दी जो है यूथ बीतती जा रही है, यानी कि जो युवावस्था है वो फिनिश होती जा रही है ना। तो ऑन हिज 23rd बर्थडे पर जो सोनेट लिखते हैं उसका सबटाइटल क्या रखा था उन्होंने? आंसर मिल गया मुझे, आई एम वेटिंग। यस यस, ये था आपका सोनेट नंबर 7। ठीक है, ये ऑन हिज 23rd बर्थडे, सोनेट नंबर 7, ध्यान रखना। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। 8 नहीं, 7, 7, सोनेट नंबर 7। ठीक है, ये बिगनिंग लाइन है। हाउ सून हैड टाइम द सबल थीफ ऑफ यूथ, जिसमें मिल्टन इमेच्योरिटी वाली जो फीलिंग है 23 ईयर्स की एज में, उस पर लिमेंट कर रहे हैं। सोनेट नंबर 7। ठीक है, ध्यान रखना। विच फॉर्म डू मिल्टन सोनेट फॉलो मोस्ट ऑफन? पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन, स्पेंसरियन, या ब्लैंक वर्ड? ओके ओके भाई, कहाँ जा रही हो अनु? भाई मैम, ठीक है, बाद में कर लेना, बात नहीं। तो ये जो थे मिल्टन, इस सोनेट को फॉलो करते हैं, ये कौन सी फॉर्म को फॉलो करते थे? पेट्रार्कन को, ध्यान रखना। ठीक है, पेट्रार्कन जो ऑक्टेव एंड सेस्टेट, बस एक डिफरेंस था,
सिर्फ एक डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। ये अपने सोनेट्स में वोल्टा यूज नहीं करते थे, आपको पता है ना। पेट्रार्कन सोनेट की जो स्ट्रक्चर है क्या है, ऑक्टेव यूज करेंगे, ठीक है, ऑक्टेव, फिर एक टर्न आता है 9th लाइन में वोल्टा, एंड फिर सेस्टेट होता है। तो ये जो यहाँ पर टर्न, ये जो वोल्टा है, इसको यूज नहीं करते थे, और स्ट्रक्चर बाकी पेट्रार्कन फॉर्म की ही वो यूज करते। ओके, ध्यान रखना। हाँ, वेरी वेल डन सूर्या। इन पैराडाइज लोस्ट हु प्रपोज ओपन वॉर अगेंस्ट हेवन। पैराडाइज लोस्ट में हेवन के अगेंस्ट कौन वॉर स्टार्ट करता है, प्रपोज कौन करता है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो कैसे घुमा के पूछा गया है, और जबकि आप जानते हो वॉर लाइक जो इसमें वेल्टन रेनू। ओके ठीक है पूजा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी आपको। मेरे को अभी सेट सी की भी शेयर करनी है, मैंने वो भी नहीं शेयर की है, मैं भूल गई थी, ठीक है, मेरे को बाद में ध्यान आई। आज मैं दोनों शेयर कर दूंगी आपको, ठीक है। और आप यहाँ पे लाइव सॉल्व करो, अगर आपने नहीं किया है ना तो लाइव सॉल्व करो। ऐसा नहीं है पीडीएफ में से क्वेश्चन देख लोगे समझ में नहीं आएगा, है ना। आपका दिमाग फिर उसी तरह से काम करता है, आप जैसे जैसे सॉल्व करते हो। क्वेश्चन का आंसर दो। वॉर लाइक जो क्रिएचर है कौन है, जिसको हर समय वॉर सूझता रहता था। आंसर दिया 53 का। देखो रॉन्ग मत करो, ठीक है। ये है आपके कौन, मौलक। मौलक है, एक सेकेंड मैं चेक कर रही हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। हाँ ठीक है, ये आपके मौलक है, मौलक विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है। मैं इसको बिलियल सोच रही थी, लेकिन बिलियल नहीं है। पता है बिलियल क्या था, बिलियल तो अपोज करता था वॉर का, ठीक है। तो जो युद्ध वगैरह है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या था, स्लॉथ टाइप था, आलसी। बिलियल को आप आलसी बोलोगे, ठीक है। क्या था ये बिलियल, आलसी, स्लॉथ टाइप। मैं यही सोच रही हूँ, आपका सही है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। लाइन्स का नहीं होता है ये पूजा, ये सिर्फ 9th लाइन में आपको एक टर्न देखने को मिलेगा, जिसको यानी कि एक शिफ्ट, जैसे कुछ चलता आ रहा है तो एकदम से वो चीज शिफ्ट हो जाती है, तो 9th लाइन में वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये लाइन का नहीं होता है, क्योंकि 8 ऑक्टेव एंड फिर आपको सेस्टेट देखने को मिलती है, यानी कि 6 लाइन देखने को मिलती है, ठीक है। तो 9th लाइन पर टर्न जो देखने को मिलता है उसको वोल्टा बोलते हैं, लाइन्स वगैरह नहीं होती है इसमें। Who in Paradise Lost invents artillery for the rebel angels? Mammon, Belial, Beelzebub या Saturn, ठीक है। किसने आर्टिलरी रेबल एंजल्स के लिए पैराडाइज लोस्ट में इन्वेंट की, कौन सा जाना जाता है। हाँ मौलिक ही है मीना, ठीक है। ओके अनु, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अपनी ड्यूटी करो, बाद में कर लेना, जॉब भी जरूरी है ना। मैमन इज द राइट आंसर, ठीक है। आर्टिलरी से याद रखना, इस कैरेक्टर को आर्टिलरी से पूछे जा सकते हैं, पैराडाइज लोस्ट के कैरेक्टर हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ऑक्टेव के बाद टर्न होता है। मिल्टन्स प्रोज वर्क आइकनोक्लास्ट वाज रिटन एज अ रिप्लाई टू आइकन, बेसिलिक, लेवियथन, डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना या यूटोपिया। मिल्टन का एक प्रोज वर्क था आइकनोक्लास्ट, ठीक है, वो किसके रिप्लाई में लिखा गया था। आइकन, बेसिलाइक, लेवियथन, डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, यूटोपिया। ये इन्होंने तभी लिखा था मिल्टन ने ये वाला प्रोज वर्क, जब वहां पर जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनका एग्जीक्यूशन हो गया था 1649 में। तो ये जवाब देते हुए लिखा था आइकनोक्लास्ट, ठीक है, किसके रिप्लाई में, आइकॉन बेसिलाइक के रिप्लाई में, ठीक है। ये वाला जो वर्क था आइकॉन बेसिलाइक, इसको उत्तर देते हुए लिखा था, आंसर करते हुए इसका। क्या आंसर किया आपने, ठीक है। वेरी वेल डन, ये ठीक है आप सभी का, आइकॉन बेसिलाइक, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रोज वर्क बाय मिल्टन कंटेन्स अ डायरेक्ट, सारे ही थे, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। बिशप्स पर पूछा जा सकता है, ठीक है, एपिस्कोपेसी बिशप्स, बिशप्स पर अटैक करते हुए उन्होंने ये सभी लिखे थे, ध्यान रखना। हाँ ओके, वेरी गुड, बेस्ट विशेस मीना, पूजा,
ओके ठीक है सती वृंदा, ठीक चल रही है स्ट्रीम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ अभी ठीक है, बफरिंग हो गई थी बीच में। चलो फास्ट फास्ट करते हैं थोड़ा, है ना। 57, विच अनफिनिश्ड प्रोज थियोलॉजिकल ट्रीटाइज बाय मिल्टन वाज डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ, बताओ। विच अनफिनिश्ड प्रोज थियोलॉजिकल ट्रीटाइज बाय मिल्टन was discovered long after his death, एरियोपेजिटिका डेडोस। इसमें ये पूछा गया है कि मिल्टन की डेथ के बाद कौन सी ऐसी थियोलॉजिकल ट्रीटाइज थी और अनफिनिश्ड प्रोज था जो उनकी डेथ के बाद डिस्कवर की गई बहुत लेट जा करके, ठीक है, तो ये पूछा है। और ये आपको पता है ये एक ऑर्थोडॉक्सी थी, डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, ये इनकी डेथ के बाद यानी कि पॉस्थ्यूमसली बहुत बाद में जाके इसको पब्लिश कराया गया, ठीक है। ये उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट 1823 में, भूलना मत, ठीक है। 1823 याद रखना। कब हो गई थी मिल्टन की डेथ? मिल्टन की डेथ हो गई थी 1674 में, और इस मैन्यूस्क्रिप्ट को कब ढूंढा गया? 1823 में, ठीक है। ये अनऑर्थोडॉक्स थियोलॉजिकल व्यूज इसमें मिल्टन ने अपने रखे थे और लैटिन में लिखी गई है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था इससे, ठीक है, ध्यान रखना। इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, बस इतना ही पता होना चाहिए आप किस ईयर में थी या फिर कैसे ना। अनफिनिश्ड प्रोज वर्क था। Which biblical parable does Milton allude to in the line that one talent which is death to height? अच्छा ये लाइन भी बता देना, ये लाइन है कहाँ से? हमने प्रीवियस क्लास में इस लाइन को डिस्कस किया था ना। अभी मैंने ये रिसेंटली आपको वर्क कराया था जॉन मिल्टन का, ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे। थ्योरी बेस्ड अगर आपका एग्जाम आने लगा तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको आप मना नहीं कर सकते हो। और ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस छोटा सा उनका सोनेट है, ठीक है। और उसमें उन्होंने दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइट, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस किया था। वन टैलेंट की बात करते हैं, यानी कि उसमें जो अल्यूजन लिया गया है, इस चीज का अल्यूजन लिया गया है द पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स का, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, इसको आप ध्यान रखना। द पैरेबल ऑफ टैलेंट्स का अल्यूजन उन्होंने लिया है और उन्होंने कहा है दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइट, ठीक है। ये टैलेंट क्या बता रहे हैं कि जो उनकी पोएटिक, जो उनका पोयम लिखने का जो क्या बोलेंगे उसको एक्सपीरियंस है या क्वालिटी है, ठीक है, उसको नहीं वेस्ट किया जा सकता। तो यहाँ पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस में वो बोल रहे हैं ना कि अगर मैं ब्लाइंड हो गया हूँ तो इसका मीन्स ये थोड़ी है, ठीक है, कि मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं, जो मुझे पोएटिक गिफ्ट मिला है उसका यूज तो मैं करूंगा ना। तो द पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स का एल्यूजन इसमें लिया गया है। वेरी वेल डन, ठीक है। Next question. The poem opens with the lines, "What needs my Shakespeare for his honored bones, the labor of an agent piled stones." बताओ। Ben Jonson, Wordsworth, Milton, Matthew Arnold. Yes. और ये कौन है आपके? ऑन शेक्सपियर 1630, मिल्टन्स। शेक्सपियर के जो बॉन्स हैं उनको ऑनर रिप्रेजेंट करते हुए उनके कॉन्टेक्स्ट में ये लाइंस वो लिख रहे हैं, ठीक है। ऑन शेक्सपियर 1630 में जो लिखी गई थी और 1632 में जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था उसमें ये एनोनिमसली पब्लिश कराई गई थी। क्लियर? वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल एपिक द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड इन। इजी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको फास्ट फास्ट आप करेंगे, ठीक है। फास्ट अपना आंसर दीजिए और ये हो जाता है आपका वेरी गुड। पब्लिश्ड इन, पॉस्ट्यूमसली पब्लिश हुई थी ना, कब? 1850 में, किसके द्वारा? उनकी वाइफ, है ना, उनकी वाइफ मैरी के द्वारा। वेरी गुड, ये ठीक है आप सभी का। विथ सोनेट बाय वर्ड्सवर्थ डिफेंड द सोनेट फ्रॉम इटसेल्फ, में जो सोनेट है वर्ड्सवर्थ का, डिफेंड द सोनेट फ्रॉम इटसेल्फ। लंदन 1802, the world is too much with us, scorn not the sonnet, nuns fret not at their convent's narrow room.
यस, और ये हो जाएगा उनका स्कॉन नॉट द सोनेट, ठीक है, जिसमें वर्ड्सवर्थ डिफेंड कर रहे हैं सोनेट फॉर्म को, है ना। 1827 में उन्होंने लिखा था और आर्ग्यूज कर रहे थे कि जो क्रिटिक्स हैं हु बिलिटिल द सोनेट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय वर्ड्सवर्थ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, बहुत ध्यान से आंसर करना है और फैक्ट को जोड़कर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अगर आप सिर्फ पीडीएफ में से पढ़ोगे तो आप इतना ज़्यादा नहीं समझ पाओगे, खुद से पढ़ने की बात अलग होती है, लेकिन जब आप उस चीज़ को सुनते हो ना तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है और वो फैक्ट आपको याद आते रहते हैं, ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ था। यस, वेल्टन, सूर्या, प्रिया, पूजा, बेस्ट विशेस, ठीक है। तो ये इनमें से कौन सा वर्ड्सवर्थ का वर्क नहीं है। माइकल भी है, आपको पता है, पीटर बेल भी है एंड द एक्सकर्शन भी है, ठीक है। ये सभी वर्क किसके हैं, वर्ड्सवर्थ के हैं। हाँ, लेकिन जो ये डी वाला ऑप्शन है पीटर बेल थर्ड, ये वर्ड्सवर्थ का नहीं है। किसका वर्क है ये पीबी शेले का वर्क है और ये एक पैरोडी है जो इन्होंने 1819 में लिखी थी, ठीक है, 1819 में लिखी थी, तो आप पैरोडी बोलोगे। पीबी शेले की पैरोडी है पीटर बेल द थर्ड। और ये कब लिखी गई थी, वर्ड्सवर्थ ने इसको कब लिखा था, इसको उन्होंने लिख दिया था 1798 में, लेकिन ये तब तक पब्लिश, ओहो एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो 1798 में, ठीक है, इसको लिख दिया था उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने पीटर बेल को, लेकिन 1819 तक ये पब्लिश नहीं हुई थी, फिर शैली लिख देते हैं पीटर बेल द थर्ड, इनकी शो हो जाती है 1819, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। मिल्टन मैरिड हाउ मेनी टाइम्स, और ये तो इजी है ना, कितने टाइम्स उन्होंने शादी की थी, 3 वाइफ थी ना उनकी। क्या चूज करोगे आप, ये हो जाता है आपका थ्राइस। मैरी पावेल, कैथरीन वुडकॉक एंड एलिजाबेथ मिंशुल। आपसे कैथरीन वुडकॉक जो है उनका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो कैथरीन वुडकॉक थी उनसे किस ईयर में शादी की थी, तो 1656 में उन्होंने उनसे शादी की थी, कैथरीन वुडकॉक से, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। 1656 में शादी की थी और 2 साल तक उनकी शादी रही क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग। वेरी वेल डन, हाँ, थ्राइस थ्राइस टाइम। शेक्सपियर मैरिड एनी हाथवे इन, शेक्सपियर ने एनी हाथवे से कब शादी की थी, 80, 82, 90 या 92। हाँ, ये हो जाता है आपका 1582, बी विल बी द करेक्ट है। 1582 में एनी हाथवे से उन्होंने शादी की थी और वो 18 ईयर्स ओल्ड थे शेक्सपियर, और एनी हैथावे कितने ईयर्स ओल्ड थी, 26 ईयर्स ओल्ड, यानी कि उनसे बड़ी थी। एल्जन, प्रिया, या सतीवृंदा, ठीक है, बेस्ट विशेस। फास्ट फास्ट आंसर कीजिए, अभी हमें 125 तक पहुंचना है। हाँ, वेरी गुड, ये तो इजी था। लेडी मैकबेथ इज द राइट आंसर। आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से, जब उनको लेडी मैकबेथ को अपने हाथों पर ब्लड लगा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, और वो उनको धो भी लेती है लेकिन फिर भी वो नहीं जाते, तो तब बोलती है आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से, मैंने कहा जाओ, है ना, लेकिन वो उसको इमेजनरी दिख रहे होते हैं ना, उसके सारे हाथ ब्लड से भरे होते हैं, तो राइट आंसर होगा लेडी मैकबेथ। यस, वेरी वेल डन। एक्ट 5 सीन 1 की ये लाइन है जब किंग डंकन का मर्डर कर देते हैं। ओके, हाउल हाउल हाउ, ओ यू आर मैन ऑफ स्टोन्स, ये लाइन बताओ कहाँ, ठीक है, ओ यू आर मैन ऑफ स्टोन्स, तुम किस तरह के मैन हो, स्टोन्स पत्थर के इंसान हो। किंग लियर, मैकबेथ, जूलियस सीजर या ओथेलो, ये लाइंस कहाँ से हैं, ये लाइंस आपके किंग लियर से हैं, ठीक है। और ये जब कॉर्डिलिया की डेथ हो जाती है ना एट द एंड ऑफ द प्ले, तो तब किंग लियर रोते हुए बहुत ही एगोनी यानी कि दुख में
पीड़ा में बोल रहे हैं, हाउल 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 ओ यू आर मैन ऑफ स्टोन्स। ठीक है, ध्यान रखना है। हु सेज गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग दी टू दाई रेस्ट। रोमियो एंड जूलियट, जूलियट में हैमलेट, ओफिलिया, ओथेलो, डेस्टिमोना, हैमलेट, होरेशियो। अब देखो इसको क्वेश्चन को आप रोंग मत कर दो। गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल सिंग दी टू दाई रेस्ट। सोच समझ के आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 67 का। हाँ 66 का ठीक है आपका सब, बताइए। ये गुड नाइट देखकर आप इसको रोमियो एंड जूलियट मत मार्क कर देना, इसका राइट आंसर होगा आपका होरेशियो बोल रहा है हैमलेट से। ठीक है, गुड नाइट स्वीट प्रिंस, फ्लाइट ऑफ एंजल्स, एक्ट 5 सीन 2 की लाइन है जब। होरेशियो कौन है, हैमलेट का फ्रेंड है। हेमलेट हेमलेट की डेथ पर बोल रहा है। ठीक है, द फेमस बैटल ऑफ एजिनकॉर्ट इज ड्रामेटाइज्ड बाय, ये इजी क्वेश्चन। बैटल ऑफ एजिनकॉर्ट आपको किस वर्क में, किस हिस्ट्री प्ले में देखने को मिलेगा? यस, 67 का डी, सभी ने करेक्ट दिया है। हैमलेट होरेशियो से बोल रहा है। ये जब रोमियो एंड जूलियट में भी इस तरह की लाइन है, बट उसमें स्वीट प्रिंस नहीं है ना, गुड नाइट है ना, जब वो वहां से एग्जिट होता है, विदा लेते हैं जब दो, तब बोल, ध्यान रखना। ओके, तो ये कौन है, बैटल ऑफ एजिनकॉर्ट, हेनरी फिफ्थ। ठीक है, एजिनकॉर्ट इन्हीं के शासन काल में हुआ था। वेरी वेल डन। द डिपोजिशन सीन इन विच अ किंग विलिंगली एब्डिकेट्स इज सेंट्रल टू, ये किस हिस्ट्री प्लेस में आपको देखने को मिलता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। द डिपोजिशन सीन which a king willingly abdicates is central to, ये डिपोजिशन सीन आपको देखने को मिलेगा रिचर्ड सेकंड में। ठीक है, सीन से याद रखना, डिपोजिशन सीन रिचर्ड सेकंड में है। इसमें हेनरी बॉलिंगब्रुक जो है, ठीक है, इनको डिपोज्ड कर दिया जाता है, यानी कि जो उनकी जो गद्दी है उससे उनको उतार दिया जाता है। बाद में हेनरी फोर्थ बनते हैं। विच हिस्ट्री प्ले इंक्लूड द फेमस जैक केड्स रिबिलियन, किस हिस्ट्री प्ले में आपको जैक केड का रिबेलियन देखने को मिलेगा, जैक केड का विद्रोह देखने को मिलेगा। वैसे तो एग्जाम में अब तक का ये है कि सिर्फ एक आध क्वेश्चन हिस्ट्री प्ले से रहता है। ठीक है, मे बी इस बार पैटर्न आपका चेंज हो जाए कि आपके जो पूरे हिस्ट्री प्लेस हैं वो पूरे 10 हैं। ठीक है, तो आपसे अगर थीम पूछ ली जाए या कोई मेन कैरेक्टर देके पूछ लिया जाए तो आपको सभी प्लेस के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, मीन्स उनकी थीम वगैरह। तो ये जो जैक केड्स का विद्रोह है, रिबिलियन है, ये आपको हेनरी 6 पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। आंसर दिया किसी ने, वेरी गुड। ठीक है, जैक केड लीड्स अ पॉपुलिस्ट रिबिलियन अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, तो वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा था ना, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने रिबिलियन किया था, किसने, जैक केड ने। हाँ, यस, हेनरी 6 पार्ट 2, वेरी वेल डन। 70 क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर सभी का ठीक है, वेरी गुड। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, वर्ड्सवर्थ की, तो इसमें आपको कौन सी लिटरेरी डिवाइस देखने को मिल रही है? क्या पैराडॉक्स है, सिंबली है, मेटाफर है, या हाइपरबोल है? हाइपरबोली। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, क्वेश्चन नंबर 71, इजी क्वेश्चन है। या तो ऑप्शन में आपको एपिग्राम देखने को मिले, और अगर आपके ऑप्शन में एपिग्राम नहीं है तो आप क्या चूज करोगे, पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। यस, वेरी वेल डन, बेस्ट विश। पैराडॉक्स इज द राइट आंसर। द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फरो फॉलोड फ्री, कॉलरिज के द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की ये लाइन है। तो डोमिनेंट डिवाइस आपको बतानी है, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, एलिट्रेशन या मेटाफर। हाँ, वेरी वेल डन है आपका सभी का, पैराडॉक्स इज द राइट आंसर। अभी देखो ये तो इजी हो जाता है आपके लिए। यस मीना, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फरो फॉलोड हियर, तो एलिट्रेशन होगा, सीधी सी बातें है ना, रिपीटेशन हो रहा है एफ एंड बी साउंड का। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर शेक्सपियर के मैकबेथ से है, तो कौन सी डिवाइस है इसमें?
में भी क्या है, पैराडॉक्स है, ठीक है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। और कौन सी हो सकती है, कायसमस भी हो सकती है इसमें, कायसमस, है ना, ध्यान रखना। पैराडॉक्स, कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग द थीम ऑफ मोरल कंफ्यूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रोज। इस तरह के क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करने हैं, इसमें से आपको ये बताना है इनमें से कौन सी फॉर्म प्रोज की नहीं है। कितना इजी क्वेश्चन है ये। ऐसे, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी या सोनेट। वेरी गुड, यस, पैराडॉक्स। ये सही है आपका सभी का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सोनेट 14 लाइन पोयम होती है, फॉर्म ऑफ पोइट्री है, प्रोज की नहीं है, ठीक है। वेरी वेल डन, बेस्ट विशेस। अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम यूजुअली अबाउट हीरोइक डीड्स, इवेंट्स सिग्निफिकेंट टू अ कल्चर इज कॉल्ड। वेरी वेल डन। और ये भी सबने कर लिया होगा, हीरोइक डीड्स की बात हुई है ना, तो एपिक होगा, है ना। पैराडाइज लोस्ट है, इलियड है, महाभारत है, तो ये सब हीरोइक थीम पर बेस्ड है, तो एपिक इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। विच लिटरेरी फॉर्म इज नोन एज लिटरेचर इन एक्शन। किस लिटरेरी फॉर्म को लिटरेचर इन एक्शन कंसिडर किया जाता है, पोइट्री, ड्रामा, नोवेल या प्रोज। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेल डन पूजा, ऑन इट है। ओके, वेरी गुड। ये कौन है, ड्रामा। ड्रामा को और क्या बोला जाता है, लिटरेचर इन एक्शन। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। लिटरेचर इन एक्शन ड्रामा, क्योंकि नोवेल वगैरह तो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, प्रोज भी अलग होता है, पोइट्री भी, तो ड्रामा में ही एक्शन वगैरह दिखाए जाए। चूज किया ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश नॉवल वॉज। अर्लीस्ट फॉर्म बतानी है इंग्लिश नॉवल की, यानी कि सबसे पहले किस फॉर्म का इंग्लिश नॉवल में यूज किया गया था। गॉथिक नॉवल, एपिस्टोलरी, हिस्टोरिकल नॉवल या रियलिस्टिक। ठीक है, रियलिस्टिक नॉवल जो रियल इवेंट्स वगैरह पर बेस्ड होते थे, हिस्टोरिकल नॉवल जो हिस्टोरिकल जो इवेंट्स थे या कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुआ हो उस पर बेस्ड हिस्टोरिकल नॉवल। एपिस्टोलरी यानी कि जो लेटर की फॉर्म में नॉवल होते थे। गॉथिक नॉवल आप जानते हो, हॉरर टाइप, है ना, डरावने नॉवल। तो अब बताओ अर्लीस्ट फॉर्म किसे माना जाता है, तो अगर आपने इसमें बी ऑप्शन चूज किया है तो आप बहुत सही है। अर्ली इंग्लिश नॉवल जैसे रिचर्डसन का पामेला है 1740, ये लेटर्स में लिखे जाते थे। पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, वेल्टन किसने आंसर दिया 77 का। ये एपिस्टोलरी जो लेटर फॉर्म में लिखे जाते थे, यही अर्लीस्ट फॉर्म मानी जाती है इंग्लिश नॉवल की। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फादर ऑफ एसे पूछे जाएं तो मॉन्टेन है, और फादर ऑफ इंग्लिश एसेज पूछे जाएं मिल्टन, बेकन, एडिसन या लैम्प। वेरी गुड, ये सभी का ठीक है। वेल्टन, ये कौन है, बेकन, फ्रांसिस बेकन। 16 और 17th सेंचुरी में ये पायनियर थे, एसे फॉर्म इन्होंने लिखी थी, ठीक है। यस। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 मेजर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर में जो मेजर फॉर्म्स है लिटरेचर की, उनका करेक्ट सीक्वेंस आपको पहचानना है। या पहले ड्रामा, प्रोज, पोइट्री, नॉवल को रखेंगे, या पहले पोइट्री आती है, प्रोज, ड्रामा, नॉवल, या फिर प्रोज, नॉवल, पोइट्री या ड्रामा, या पोइट्री, ड्रामा, प्रोज या नॉवल। बताओ, करेक्ट सीक्वेंस आपको चूज करना है। और ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। पहले पोइट्री आएगा, फिर ड्रामा, फिर प्रोज, फिर नॉवल, ये करेक्ट सीक्वेंस है, ये भूलना मत, ठीक है। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, पोइट्री पहले रखते हैं, फिर ड्रामा, फिर प्रोज, फिर नॉवल, ओके। ओल्डेस्ट फॉर्म है क्योंकि पोइट्री, फिर उसके बाद ड्रामा फॉलो किया गया जो कि ग्रीक में थे, प्रोज, एंड फाइनली मॉडर्न नॉवेल्स आए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इजी क्वेश्चन, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इनमें से आपको बताना है ड्रामेटिक मोनोलॉग का कौन सा इजी है, कौन फेमस है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए, है ना। ये तो एलएजी हो गई फर्स्ट वाला ऑप्शन। ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस रिसेंटली हमने पढ़ा था,
शेक्सपियर का हैमलेट, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग थोड़ी है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? इमेजिनरी स्पीकर होता है ना, इमेजिनरी स्पीच वो बोल रहा होता है। मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट, ये तो एपिक पोयम है, तो आपके ब्राउनिंग इज द राइट। ब्राउनिंग्स माई लास्ट टचेस, ठीक है। ये तो अभी पढ़ा था ना हमने, जिसमें क्या दिखाया उन्होंने, एक किंग है जो अपनी जो डचेस है, जो अपनी रानी है, उसे क्या प्रॉपर्टी मानता है ना, कि उसको अपने हिसाब से चलाना चाहता है, और फिर बाद में उसका मर्डर वगैरह भी कर देता है, और एक पोर्ट्रे उसका टांग के रखता है वहां पे। तो यही तो है ब्राउनिंग का माई लास्ट टचेस, ठीक है। सिंगल स्पीकर एड्रेसिंग अ साइलेंट लिसनर, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जांपल हो जाता है। टर्जा रीमा इज अ स्टैंजा फ्रॉम कंसिस्टिंग ऑफ, टर्जा रीमा दांते एलेगरी जिसके लिए फेमस है। राइम स्कीम क्या है? ए बी ए बी सी बी सी डी सी, या ए बी ए बी बी, या ए बी सी बी। तो टर्जा रीमा यानी कि जो थ्री थ्री आपको देखने को मिलेंगे, थ्री कपलेट, कपलेट नहीं बोलेंगे, थ्री राइम स्कीम, जैसे ए बी सी बी और सी डी सी। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, चूज किया किसी ने, ए बी सी बी सी डी सी। दांते एलिग्री इसके लिए फेमस है, ठीक है। डिवाइन कॉमेडी इज रिटन इन टर्जा रीमा। हाँ, वेरी गुड। द राइम स्कीम ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट इज, ये तो सभी का ठीक है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना। और क्वेट्रेन होते हैं, लास्ट में कपलेट होते हैं। हाँ, ठीक है। थ्री क्वेट्रेन, सॉरी फोर बोला मैंने, थ्री क्वेट्रेंस हो, थ्री क्वेट्रेंस है ना। ए बी सी डी ई एफ और जी टी, ठीक है। फाइनल राइम्ड कपलेट होता है। ब्लैंक वर्स मीन्स, वेरी वेल डन सती वृंदा। हाँ, ये तो करेक्ट। वेल डन, बेस्ट विशेस मीना। क्वेश्चन नंबर 83, ब्लैंक वर्स, वेरी गुड। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल इज जनरली कंसिडर्ड टू बी, फर्स्ट इंग्लिश नॉवल आपको बताना है, कौन सा कंसिडर किया जाता है? पामेला, रॉबिन्सन क्रूसो, जोसेफ एंड्रूज, या क्लैरिसा। फेमस नॉवल है ये इंग्लिश के। पामेला सैमुअल रिचर्डसन का है, रॉबिन्सन क्रूसो डैनियल डेफो का है, जोसेफ एंड्रूज हेनरी फील्डिंग का है, और क्लैरिसा सैमुअल रिचर्डसन का है। इन वर्क को आप लिख लेना कहीं पर, ठीक है। आपसे राइटर नेम भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे नॉवल पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन सा नॉवल लिखा है, एंड आंसर इज रॉबिन्सन क्रूसो। डैनियल डेफो ने लिखा है ये 1719 में रॉबिन्सन क्रूसो नॉवल, और ये फर्स्ट इंग्लिश नॉवल कंसीडर किया जाता है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। बी ऑप्शन, सारे ये चूज कर रहे हो। अच्छा, 83 का, 84 का, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड इन नॉवल बाय, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का सबसे पहले पॉपुलर किसने कराया था? क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये तो अभी डिस्कस किया था, तो ज्यादा देर नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पर। जेम्स जॉयस, अपने वर्क यूलिसिस में, ये वर्क इन्होंने यूलिसिस 1922 में लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट, द बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल्स डील्स विथ romantic love stories, the life and adventures of a rogue, growth and education of a young protagonist, gothic supernatural themes बताएंगे, ठीक है। हाँ, 84 का भी होगा। एंड योर आंसर इज यस। ये तो इजी क्वेश्चन है, कितनी बार डिस्कस किया है। कमिंग टू एज नॉवल भी इनको बोला जाता है ना, ग्रोथ एंड एजुकेशन ऑफ अ यंग प्रोटैगनिस्ट। सी विल बी द राइट आंसर। हाँ, सी, यस। जैसे एग्जाम्पल भी देख लो, बिल्डिंग्स रोमन का डेविड कॉपरफील्ड एंड जेन आयर, ठीक है। द टर्म नॉवल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला, जिसका मीन्स है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। नोवेला जिसका मीन्स, इटालियन वर्ड नोवेला, लॉन्ग स्टोरी, न्यू लिटिल थिंग, प्ले इन प्रोज, या रोमांटिक टेल। देखो, नोवेला, नोवेला यानी कि न्यू लिटिल थिंग, ठीक है। तो कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा? यस, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नोवेला यानी कि एक शॉर्ट टेल होती है, ठीक है।
नॉवल जो प्रोज नैरेटिव होता है उसको एक्सटेंडेड करके लिखना। राइट आंसर होगा बी। हाँ, वेरी वेल डन। द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी इज, ये क्वेश्चन तो सभी का ठीक होना चाहिए। यस, हाँ, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। निकोलस उडाल ने इसको लिखा था 1550 में, और अर्लीस्ट ये माना जाता है इंग्लिश कॉमेडी में, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। ठीक है। एरिस्टोटल पोएटिक्स प्राइमरी डील्स विद, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। आंसर क्या है इसका? वेरी गुड। हाँ, ठीक है। 88 का तो सभी ने ठीक दिया है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर, यस, हाँ, ये भी ठीक है। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी से रिलेटेड थे ना अरस्तु, वेरी वेल डन सतीवृंदा, है ना। हु इज नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, बताओ। वेरी वेल डन। हाँ, चार्ल्स लैम को माना जाता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, है ना। ठीक है। द टर्म मेटाफिजिकल पॉइंट्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, किसने यूज किया था? अपना स्कोर शेयर कर देना है। यस, ये थे आपके सैम्बल जॉनसन। लाइव्स ऑफ द पॉइट्स में 1779 से 81, ठीक है, बहुत सारे लगभग 82 या 83 उसमें राइटर्स थे, तो उनकी लाइफ पर उन्होंने लिखा था। 82 थे या 52, कंफ्यूज हो गई मैं। चलो इसको देखती हूँ मैं। लाइव्स ऑफ द पोएट्स, आपको लर्न हो तो बता दीजिए। लाइव्स ऑफ द पोएट्स, कितने पोएट्स की लाइफ पर उन्होंने लिखा था? ठीक है, तो हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, इसमें से आपको बताना है कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। हाँ, वो दिमाग से निकल गया, या तो 52 होंगे या 82। 82 निकल गया है, वो कंफ्यूजन है। हाँ, तो अब इसमें देखो, मेटाफिजिकल पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? क्या यूज ऑफ कॉन्सीट, एक्सटेंडेड मेटाफर्स का यूज करते थे, फिलोसफिकल एंड इंटेलेक्चुअल थीम, सिंप्लिसिटी ऑफ डिक्शन एंड इमेजरी, ब्लेंड ऑफ पैशन एंड वेट। हाँ, तो ये तो इजी है ना, सिंप्लिसिटी ऑफ डिक्शन एंड इमेजरी से इनका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो यही मेटाफिजिकल पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, बाकी तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। यस, ठीक है। Which 20th century critic helped revive interest in metaphysical poets? आइए, रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, एफ.आर. लेविस, मैथ्यू अर्नोल्ड, बताओ कौन सी 20th सेंचुरी क्रिटिक थे जिन्होंने मेटाफिजिकल पॉइंट्स को रिवाइव करने में हेल्प की? अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये। यस, ओके सूर्या, 52 राइटर्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है, ये 20th सेंचुरी क्रिटिक की बात की है ना, तो 20th सेंचुरी में कौन थे? टी.एस. इलियट। ठीक है, तो राइट आंसर टी.एस. इलियट। इन्होंने मेटाफिजिकल जो पोएट्स थे उनमें इंटरेस्ट लिया, उनको रिवाइव करा। ठीक है, हेल्प की। यस, वेरी गुड। मेटाफिजिकल पोएट्स ऐसे लिखते हैं 1921 में, जिसमें डन और जो अदर, जॉन डन थे और जो अदर्स थे, उनकी यूनिफाइड सेंसिबिलिटी की प्रेज उन्होंने की। द रेनेसा बिगिन इन विच कंट्री? कितना इजी क्वेश्चन है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री में रेनेसा की शुरुआत मानी जाती। ठीक है। हम्म, ये है आपकी इटली। इटली में दिया है ना करेक्ट आंसर, इटली में इसकी बिगनिंग मानी जाती है। ठीक है, 14th सेंचुरी में, और श्रेय किसको जाता है? दांते, एलिग्री, पेट्रार्क एंड बोकाशियो।
है। नेक्स्ट, द रेनेसा मूवमेंट इन इंग्लैंड इज सेट टू बिगिन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ विच इवेंट? इनमें से ऐसा कौन सा इवेंट हुआ जिसे बिगिनिंग माना जाता है रेनेसा मूवमेंट की? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुए थे, 100 ईयर्स वार हुए थे, द डिफीट ऑफ द स्पेनिश आर्मेडा हुआ था, या इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस? इस ऑप्शन पर जाएंगे आप। वेरी वेल डन, बेस्ट विश, इटली है आपका। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 95। अब देखो इसमें जो इवेंट हुआ था ना, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, कब हुआ था ये आप लिख दो, ठीक है। तो इससे रेनेसा मूवमेंट की बिगनिंग मानी जाती है। कब हुआ था ये? 1476 में, ठीक है। जिसने नॉलेज फैलाने का काम किया, रेनेसा के आइडियाज को इंग्लैंड में स्प्रेड करने का काम किया, तो इसी से माना जाता है इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस से रेनेसा मूवमेंट की बिगनिंग। ये ऑप्शन जिसने दिया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। वेरी वेल डन सरिता। हु इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसा इन इंग्लैंड? इजी क्वेश्चन। इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसा इन इंग्लैंड कौन बोला जाता है? जॉफ्री चौसर। हाँ, 1470, यस। ये जो जॉफ्री चौसर है ना, इन्होंने जो रेनेसा ह्यूमनिज्म है और रियलिज्म है, इसकी फोरशैडो यानी कि एज अ ह्यूमनिज्म एंड रियलिज्म की झलक दिखाई देती थी चौसर के वर्क में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस प्यूरिटन प्रोज एलेग्री? ये इजी क्वेश्चन है, एलेग्री से क्वेश्चन है और बार बार ये पूछी जाती है एलेग्री क्या है ना, कैसे डिफर है अदर टर्म से, और एग्जाम्पल आपको बताना है। यूटोपिया किसका वर्क है? टॉमस मेलोरी का। पिलग्रिम प्रोग्रेस किसका है? लिख देना जरा। फेरी क्वीन किसका है? एरियोपेजिटिका किसका है? ठीक है, टॉमस मोर का है यूटोपिया। बाकी ये तीन आप जानते हो अच्छे से, और आंसर विल बी यस, वेरी गुड, ए, द पिलग्रिम प्रोग्रेस। हाँ, वेरी वेल डन। और फेमस प्यूरिटन प्रोज एलेग्री कौन सी है? यही है, द पिलग्रिम प्रोग्रेस। किसका वर्क है? जॉन बेनियन का। रिलीजियस एलेग्री है, इस पर लिखी थी, प्यूरिटन ट्रेडिशन पर लिखी थी। कब लिखी थी? 1678 में। यस, हाँ, ये सभी का ठीक है आपका। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ पोएट अपोज द प्यूरिटन्स एंड सेलिब्रेटेड लव, वाइन एंड लॉयल्टी टू द किंग्स? बताओ कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ पोएट था जिसने प्यूरिटन्स को अपोज किया एंड सेलिब्रेट किया लव, वाइन एंड लॉयल्टी टू द किंग? प्यूरिटन्स क्या थे? बिल्कुल एकदम हटके थे ना। यस, रोमांटिक पोएट्स, कैवेलियर पोएट्स, मेटाफिजिकल या रेनेसा पोएट्स, ठीक है। तो ये तो एक ही हो सकते हैं, कौन? कैवेलियर पोएट्स, जो चार्ल्स सेकंड से जुड़े हुए थे, कैवेलियर पोएट्स, ठीक है। जिसमें आते हैं हैरिक, सकलिंग, लवलेस, ठीक है, रॉयलिस्ट सपोर्टर्स थे और प्योरिटन स्पिरिट के एकदम कॉन्ट्रास्ट में थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कैवेलियर पोएट्स किसे कहा जाता था? चार्ल्स सेकंड के, चार्ल्स सेकंड को फॉलो करने वाले जो पोएट्स थे उन्हें कैवेलियर पोएट्स कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखना। प्योरिटन्स के बिल्कुल अगेंस्ट थे। हाँ, ठीक है, ये सभी का ठीक है। 98 का, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा करें आप। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 ऑकर ड्यूरिंग विच लिटरेरी पीरियड? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 आपको किस लिटरेरी पीरियड के ड्यूरिंग ये देखने को मिलेगी? अब क्योंकि यहाँ पे ईयर लिख दिया है ना, तो आपके लिए इजी हो गया है। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब देखने को मिलती है ये आपको? यस, रेस्टोरेशन एज में। हाँ, रेस्टोरेशन एज में, ठीक है, ध्यान रखना। जेम्स सेकंड एंड एस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, 1688 में जो जेम्स सेकंड थे वो हट गए थे वहां से और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां आ गई थी। तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से ये जानी जाती है। द कैरेक्टर सॉम फोरसाइट इज फेमस फॉर बीइंग? कितना अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने फोरसाइट सागा कितने डिटेल वे में किया है, और अगर आपने नहीं किया तो एक बार चैनल पर जाकर जो टेस्ट 2 है ना, ये ना हमने रिसेंटली गाल सर्दी के टेस्ट 1 टेस्ट 2, तो आप देख लेना एक बार। गाल सर्दी के फेमस वर्क्स हमने वहाँ किए। टेस्ट 3 भी मैं इंक्लूड करूंगी क्योंकि कुछ माइनर वर्क्स भी उनके रह गए हैं, तो उनको भी हम कर लेंगे। तो जो सॉम्स फोरसाइट है वो फेमस है किस लिए?
सोल्जर है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, या बिजनेसमैन ऑब्सेस्ड विद प्रॉपर्टी? यही तो करेक्ट होगा, बी ऑप्शन है ना। बिजनेसमैन है, ऑब्सेस्ड है, प्रॉपर्टी को मतलब दिखावा करता है ना। हाँ, वेरी वेल डन, 100 का बी, वेल डन, बेस्ट विश। Symbolize possessiveness and materialism in the Forsyte saga. Which of the following is not an interlude in the Forsyte saga? कौन सा एक इंटरल्यूड नहीं है फोरसाइट सागा का? यस, अवेकनिंग भी इंटरल्यूड है, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट भी है, एंड पासर्स बाय भी है। ये आ साइलेंट वूइंग जो है ये एक नॉवेल है, ठीक है। कौन से में आता है ये? अ मॉडर्न कॉमेडी, जो सेकंड उनकी ट्रायलॉजी आई थी ना, अ मॉडर्न कॉमेडी, ठीक है, तो उसमें नॉवेल है ये, अ साइलेंट वूइंग। आंसर दिया किसी ने? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, फिलिप बॉसिनी इरीन लवर डाइज इन, कैसे कैसे डेथ होती है इस फिलिप बॉसिनी की? ओके मीना, डेथ कैसे होती है फिलिप बॉसिनी की? अ डुअल, अ फायर, एन एक्सीडेंट विद अ कैब, या सुसाइड? यस, ठीक है, यस, वेरी वेल डन। ये एक कैब से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। यस, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट पार्ट ऑफ एंड ऑफ द चैप्टर? इनमें से कौन सा नॉवल एंड ऑफ द चैप्टर का पार्ट नहीं है? तो देखो, जो लास्ट वाला नॉवल है फोरसाइट सागा क्रॉनिकल्स का, जो लास्ट ट्रायलॉजी है एंड ऑफ द चैप्टर, उसमें आपको मेड इन वेटिंग देखने को मिलेगा, फिर फ्लावरिंग विल्डरनेस भी है, फिर ओवर द रिवर भी है, एंड नेक्स्ट आपको स्वैन सॉन्ग वहां नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। स्वैन सॉन्ग किसका पार्ट है? मॉडर्न कॉमेडी का, ठीक है। नेक्स्ट, विच फैमिली सेंट्रल इन एंड ऑफ द चैप्टर? जो लास्ट वाली ट्रायलॉजी है एंड ऑफ द चैप्टर, कौन सी फैमिली सेंट्रल में है? फोरसाइट, शेरल, जॉलियन, या बॉसिनीज? तो ये तो हमने अभी रीड किया था, है ना, ये डिफरेंट फैमिली आ जाती है ना वहां पे शेरल्स की, तो राइट आंसर विल बी बी, शेरल्स फैमिली। ओके, नेक्स्ट, हु गाइड्स शेल्टन टुवर्ड क्वेश्चनिंग सोसाइटी इन द आइलैंड फेरेजेस? आंसर बताओ। जो आइलैंड फेरेजेस में कैरेक्टर है शेल्टन, ठीक है, उसमें कौन गाइड करता है शेल्टन को, जो सोसाइटी है उस पर क्वेश्चन करते हुए? फेरांड है, इरीन हेरोन है, बॉसिनी है, या फिलिप है? अब देखो, ये फिलिप बॉसिनी तो एक ही नाम है, ये रॉन्ग हो जाता है। इरीन हेरोन फोरसाइट सागा की कैरेक्टर है, तो ये कौन सा होगा? फेरांड, जो कि एक फ्रेंच वैगाबॉन्ड है, और जो ये बहुत ज्यादा वेल्दी सोसाइटी से बिलोंग करता है शेल्टन, तो इसी को ही ये सच्चाई बताता है सोसाइटी की, है ना। ये अभी रीड किया था हमने, ये एक फ्रेंच वैगाबॉन्ड है। क्लियर? द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज व्हाट इज? प्ले है, नॉवल है, कलेक्शन ऑफ एसेज है, या शॉर्ट स्टोरी है? यस, बताइए क्या है ये द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी? यस, एंड द राइट आंसर विल बी अ कलेक्शन ऑफ एसेज, ठीक है, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जिसमें सोसाइटी एंड आर्ट को दिखाया गया है कि ऐसे की नेचर कैसी होती है। जॉन गाल्सवर्दी प्ले एस्केप वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन? इजी क्वेश्चन आ गया, अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से रीड करना है कि जॉन गाल्सवर्दी का जो प्ले है एस्केप सबसे पहले कब परफॉर्म किया गया था ये। और अगर आपका आंसर है यस 1926 में, ठीक है, सेंट मार्टिन थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया था। विच हिस्टोरिकल इम्पैक्ट डिड जस्टिस हैव? जस्टिस में कौन सा हिस्टोरिकल इम्पैक्ट आपको शो होता है? स्पार्क द वुमेन सफरेज मूवमेंट, इन्फ्लुएंस रिफॉर्म इन द इंग्लिश प्रिजन सिस्टम, है ना। प्रिजन सिस्टम की तो बात हुई थी जस्टिस में, जो ब्रिटिशर्स थे वहां पर, जो उनके प्रिजन सिस्टम था वो बहुत ज्यादा हार्श था, जो वहां पर पनिशमेंट दी जाती थी बहुत हार्श दी जाती थी, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, इन्फ्लुएंस्ड रिफॉर्म्स इन द इंग्लिश प्रिजन सिस्टम। ओके, विंस्टन चर्चिल जो थे उन्होंने इनिशिएट लिया था प्रिजन के रिफॉर्म्स का, यानी कि जो जेल वगैरह थी उसमें सुधार का इनिशिएट किसने लिया था? विंस्टन चर्चिल, जब प्ले बहुत ज्यादा ये हाईलाइट हो गया था उसके बाद। विच क्रिटिक और कंटेम्प्रेरी प्रेज जस्टिस एज अ मास्टरपीस ऑफ सोशल ड्रामा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, किसने जस्टिस की प्रेज की है उसको सोशल ड्रामा का मास्टरपीस बताते हुए? टी एस एलियट, बर्नार्ड शॉ,
अर्नोल्ड बेनेट और हेनरी जेम्स। क्योंकि ये प्रॉब्लम प्ले भी फॉलो करते थे, तो ये है बर्नार्ड शो, ठीक है, जीबी शो। इन्होंने ही एडमायर किया है गाल्सवर्दी के पावरफुल रियलिज्म एंड जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट, विच रियल सोशल इशू इंस्पायर्ड स्ट्राइफ? कौन सा रियल सोशल इशू है जो स्ट्राइफ में इंस्पायर किया? द बॉयर वार, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक इन एडवर्डियन इंग्लैंड, इरिश होम रूल, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। यस, विच वन इज करेक्ट हियर? हाँ, ये सभी का ठीक है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स इन एडवर्डियन इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पैसेज वाले क्वेश्चन आ गए, इनको आप खुद से रीड कर लेना, आंसर हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, आपके आंसर ठीक होने चाहिए, ठीक है। तो जो 111 है, इसका आंसर क्या चूज किया आपने? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इनको आप खुद से देख लेना, क्योंकि रीड नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है ना। 112 का भी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इजी पैसेज थी ये, तो अपने आप से आराम से वीडियो पॉज करके बैठ जाना, या फिर टेलीग्राम पर मैंने पीडीएफ शेयर की हुई है, वहां से कर लेना, है ना। 113 का आंसर होगा बी, एंड 114 का आंसर भी होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 115, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, ओके, इसका 116 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। एन इरेग्युलर सिस्टम ऑफ प्रोसोडी डेवलप्ड बाय द 19th सेंचुरी इंग्लिश पोएट, इनका नाम बताइए। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है टेस्ट हमारा, फटाफट से। हाँ, पैसेज के आंसर आप अपने आप से देख लेना, कर लेना, जिसने मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व किया है वो जाके टेलीग्राम पे सॉल्व कर ले। और इसका राइट आंसर हो जाता है यस, ये सभी का ठीक है। स्प्रंग रिदम भी इन्होंने दिया था, और जीएम हॉपकिंस, इरेग्युलर सिस्टम ऑफ प्रोसोडी, ठीक है। और क्या दिया था इन्होंने? कर्टल सोनेट 10.5 लाइन्स का। Dash is a term used in literary analysis to describe the moment of recognition or insight that a character experience. Ambiguity है, anapolython है, anagnoresis है, या analogy है। हाँ, 116 का करेक्ट है आपका। GM हॉपकिंस इज द राइट आंसर। तो इसमें रिकॉग्निशन की बात हुई है ना, रिकॉग्निशन और इनसाइट दैट अ कैरेक्टर एक्सपीरियंस। एम्बिग्विटी तो डिलेमा होता है, यानी कि दुविधा वाली स्थिति, ठीक है। तो एनाग्नोरेसिस पर आप जाएंगे, रिकॉग्निशन, यस। नेक्स्ट इज नॉवल, नॉवेला, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेस, पोएम्स, फिल्म्स, ये सब क्या है? नॉन फिक्शन है, फिक्शन है, साइंस है, या नन ऑफ दीज है? यस, बताइए। जो नॉवल, नॉवेला, शॉर्ट स्टोरी है, प्लेस हैं, है ना, नॉन फिक्शन तो हो नहीं सकते, किस पर बेस्ड होंगे? ये फिक्शन पर, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, यस। हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फिक्शन, जिसमें इमेजिनरी पीपल होते हैं, इमेजिनरी थिंग्स होती हैं, रियलिटी से कोई मीन्स नहीं होता। विच इज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस फॉर द कॉम्प्लेक्स वन? इनमें आपको ये जो सिंपल सेंटेंस चूज करना है, करेक्ट सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा? ऑल्दो ही इज वेल्दी, ही इज नॉट हैप्पी, क्या चूज करेंगे आप? ही इज वेल्दी बट ही इज नॉट हैप्पी, इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी। यस, क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर होगा बी, इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है। सिंपल में अगर चेंज करोगे तो इन स्पाइट से आप इसको बना लोगे, क्योंकि ऑल्दो क्या है, क्लॉज है, और इसको फ्रेज में आप बदल दोगे, ठीक है। सिंपल सेंटेंस यानी कि एक इसमें सब्जेक्टिव होता है, एक प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यस। विच इज द सिंपल इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का आपको सिंपल बनाना है। इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन, तेज दौड़ोगे तो ट्रेन को पकड़ लोगे, यस, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 का फास्ट आंसर करना है ना। कैसे बनाओगे? क्योंकि आपको पता है एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट पार्ट होता है, यानी कि एक वर्ब और सब्जेक्ट का होना जरूरी है सिंपल सेंटेंस में, बाकी आप कुछ नहीं यूज करते हो। तो रन फास्ट एंड कैच, यही रॉन्ग हो गया, एंड है ना यहाँ पे, रनिंग फास्ट या यू रन फास्ट, बट इसमें बट आ गया, रन फास्ट, और अब देखो इन सब में तो कंजंक्शन यूज की है, तो बी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हो जाएगा, रनिंग फास्ट, है ना।
नेक्स्ट, इफ आई डैश स्ट्रोंगर आई वुड हेल्प यू कैरी द पियानो। बताओ क्या आएगा इसमें? अगर मैं स्ट्रोंगर होता तो मैं पियानो को कैरी करने में तुम्हारी हेल्प करता। यस, वुड, हैड, वर या वुड हैव, कंडीशनल सेंटेंस है और वर आएगा, है ना। इफ आई वर स्ट्रोंगर, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, ही वुड हैव रिपेयर्ड द कार हिमसेल्फ इफ ही डैश द टूल्स। बताओ। ठीक है, वेरी वेल डन। हाँ सही है, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर, ही वुड हैव रिपेयर्ड द कार हिमसेल्फ इफ ही डैश द टूल। हैड, वर या हैड हैव। राइट आंसर विल बी बी, हैड द टूल्स। ठीक है, पास्ट ऑफ द पास्ट की बात हो रही है तो आप पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे प्लस V3, हैड द टूल्स। ठीक है, वेरी वेल डन। द वर्ड रेनेसा सीम्स टू हैव बीन फर्स्ट इन। ये जो वर्ड है रेनेसा, ये आपको किस बुक में देखने को मिला सबसे पहले? ट्रायलस एंड क्रेसिडी, हिस्ट्री डी फ्रांसिस, गुडबक या टोटल मिसैलनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड फर्स्ट आंसर करेंगे यस। हाँ यस, और ये हिस्ट्री डी फ्रांस में आपको सबसे पहले देखने को मिला। और फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मिशेल जो हैं, ठीक है, उन्होंने ये टर्म दिया था हिस्ट्री ऑफ फ्रांस में 1858 में। ये बुक आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, हु रोट एसे ऑन एपिटेफ्स। किसने लिखे हैं एसे ऑन एपिटेफ्स? शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ या गाल्सवर्दी। क्या आंसर है आपका? तो ये लिखने का श्रेय जाता है ऐसे ऑन एपिटेफ्स वर्ड्सवर्थ को। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। 1810 में इन्होंने लिखा था। इफ आई वुड कंपेयर हिम विद शेक्सपियर आई मस्ट एक्नॉलेज हिम द मोर करेक्ट पॉइंट बट शेक्सपियर द ग्रेटर विट। बताओ ये कॉट किसकी है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका ये टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, डाउडन या फोकनर। ठीक है, ये बताना है आपको। और अब मिलते हैं प्रैक्टिस सेट्स में। अब हम प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 4 से 5 मॉक टेस्ट आपको करा दिए हैं, जो मैं एक तो प्रोफाइल सेक्शन में भी अपलोड कर दूंगी, प्लस ये आपको टेलीग्राम पे भी मिलेंगे। यहाँ तो है ही वीडियोस वगैरह में, तो ये टेलीग्राम पर आपको इनकी PDF वगैरह सब अवेलेबल हो जाएगी। अब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, जॉन ड्राइटन। अपना स्कोर शेयर कर देना, ठीक है, नहीं करोगे तो एनालाइज कर लेना अपने आप से। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Till then, have a good day. Bye bye and take care. Thank you. Thanks to all of you. अच्छे से स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। Bye bye. Yes, John Dryden will be the right answer.